हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 जो है इंट्राओकुलर लेंसेज जो है आईओएल जो है इनकी पावर और उनकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। लास्ट में आपको और बीच बीच में आपको ये पता चलता जाएगा कि हमने पेशेंट के हिसाब से कौन सा उन्हें लेंस प्रिस्क्राइब करना है, और अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हमने उसको अकॉर्डिंगली कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब करना है। तो इस चैप्टर को हम जो है 2 पार्ट्स में रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में जो है इनकी जो टाइप्स है और साथ में ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स है, साथ में आईओएल पावर की जो कैलकुलेशन मेथड्स हैं उनको देखेंगे, और सेकंड में हम जो है डिटेल से बायोमेट्री को पढ़ेंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में जो है इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ बैकग्राउंड से अगर आपको शुरू करूँ तो हमारे पास जो फर्स्ट इम्प्लांट था वो 1795 में एक इटालियन ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है कैसेमेटा ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद 29 नवंबर 1949 को ब्रिटिश ऑप्थोमोलॉजिस्ट ने जो है सही तरीके से पीएमएमए लेंस जो है आपके पास इम्प्लांट किया था, और जो कैसेमेटा ने किया था वो हमारे पास एक ग्लास लेंस था। अब हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ आईओएल्स हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारे पास 7 जो है टाइप्स लिखी हुई हैं। ये 7 और 8 जो है ये इसकी जनरेशन है, ठीक है। उनके अंदर इनकी सब टाइप्स हैं। यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास 2-3 टाइप्स के लेंस होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड जनरेशन के अंदर, इसी तरह फोर्थ में, फिफ्थ में, हर जनरेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप के लेंसेज होंगे, और साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि हमने पेशेंट को किस तरह के लेंस प्रेस्क्राइब करने हैं। हमारे पास रिडलेज ने जो है फर्स्ट इम्प्लांट किया था पीएमएमए का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल थे वो हमारे पास 5th जनरेशन में होंगे। इसी तरह फोल्डेबल आईओएल जो है वो 6th जनरेशन में, मल्टीफोकल 7th में है, और हमारे पास जो फेविक्विक रिफ्रैक्टिव लेंसेज है और अकोमोडेटिव आईओएल्स है ये हमारे पास 8th जनरेशन में होंगे। तो इन्हीं आईओएल को जो है अभी हम ग्रुपिंग करते देखिए, ये आपके पास फर्स्ट जनरेशन आ गई, ठीक है। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फिक्सेशन, यानी जिस पार्ट पे इनको हमारे पास फिक्स किया जाता है उसकी बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन है। तो नाम से ही पता चल जाएगा, एंटीरियर चैम्बर आईओएल्स, ठीक है, एसी आईओएल्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये इन फ्रंट ऑफ आइरिस जो है इनको क्या सस्पेंड किया जाता है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर के अंदर। ये लेंसेज इतना यूज नहीं होते, तभी हमारे पास प्रिस्क्राइब होते जब आपके पास जो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन हो, ठीक है, या आपके पास जो इंट्रा कैप्सुलर जो है कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन हो आपके पास। तो ना प्रिस्क्राइब करने की मेन वजह यह है कि आपके पास बुलस केराटोपैथी और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर भी अगर आपके पास प्रिस्क्राइब कर दिया जाए तो ये एक कंपनी का नेम है कैलमैन मल्टीफ्लेक्स, ठीक है। ये आपके पास ये इस तरह के लेंस होते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर चैम्बर में इस तरह आपके पास हुक कराए जाते हैं। दूसरा हमारे पास आइरिस सपोर्टेड लेंसेज है। जिस तरह हमने बात की कि मेथड ऑफ फिक्सेशन पे बात हो रही है, तो ये आइरिस के ऊपर जो है हमारे पास स्विचर्स लगा के क्या, ठीक है, या लूप्स या क्लॉज बना के जो है उनको फिट किया जाता है। इसकी हमारे पास 2 सब टाइप्स है, एक प्री पिपिलरी है और एक हमारे पास रेट्रो पिपिलरी। प्री पिपिलरी मतलब ये हमारे पास प्यूपिल से पहले लगाए जाते हैं, ठीक है, और रेट्रो मतलब हमारे पास प्यूपिल के बहुत ही ज़्यादा पीछे लगाए जाते हैं। प्री पिपिलरी में हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ज्यादा इतने पॉपुलर नहीं है। इसकी एक एग्जांपल दी सिन एंड वॉश आयरस क्लॉ लेंस, ठीक है, ये आपके पास है। और रेट्रो पिपिलरी क्लॉ लेंस जो है आपके पास ये जरा फिक्स क्लॉ लेंस होते हैं, ठीक है, और आयरस के बिहाइंड लगाई जाती है, और ये हमारे पास सही लोकेशन भी है लेंस लगाने की। कॉस्मेटिकली भी आपके पास एक्सेप्टेबल है, और आपके पास पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल्स के साथ इनका ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। इन रेट्रो पिपिलरी आइरिस क्लॉ लेंस में जो है आपके पास एंटीरियर सेगमेंट की जो एंगल कॉम्प्लिकेशंस है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। साथ में आपका जो पोस्टीरियर पिगमेंट एपिथेलियम है आइरिस का वो भी आपके पास इन लेंसेज के लिए क्या रेजिस्टेंट रहता है, ठीक है, और हमारे पास आईओएल के लॉस के चांसेस भी इसमें कम होते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी हमारे पास ये लेंसेज काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहते हैं, ठीक है। जब तक मतलब पेशेंट की लाइफ है, यूजुअली अगर 50 ईयर्स में प्रिस्क्राइब किया तो मतलब 70 ईयर्स तक आपके पास काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क करेगा, जो कि इनफ होता है, ठीक है। और ये आईओएल्स उसी वक्त प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जब आपके पास कैप्सुलर सपोर्ट ना हो। थर्ड सब टाइप जो हमारे पास फिक्सेशन मेथड के ऊपर जो बेस करेगी वो आपके पास सिल्वरी सर्कस एंड कैप्सुलर बैक सपोर्टेड पीसीआईओएल्स है, ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर में ये फिट किए जाते हैं। ये सिल्वरी सर्कस के जरिए जो है सपोर्ट पकड़े होते हैं, या आपके पास कैप्सुलर बैक के अंदर होंगे, ठीक है। कि डिजाइन की बेस पे हमारे पास ये 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है। एक लूप हैप्टिक आईओएल्स होते हैं, एक प्लेट हैप्टिक आईओएल्स होते हैं। और कॉमनली जो मॉडिफाइड आजकल पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल्स यूज हो रहे हैं उसमें हमारे पास जे लूप है, ठीक है, मॉडिफाइड सी लूप है, और हमारे पास क्वाड्री लूप होता है, ठीक है। ये सी लूप आपके पास इस तरह का होगा, ठीक है, एक सी टाइप अपीयरेंस है, 2 हुक्स होते हैं इसमें, और हमारे पास एक क्वाड्री लूप है, ठीक है, इसके 4 हुक्स हैं, इसलिए इसका नाम भी क्वाड्री लूप रखा हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास मेथड ऑफ फिक्सेशन पे खत्म हो गई, अब हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आईओएल की क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास उसके मटेरियल के बेस पे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 2 हैं, ठीक है, एक रिजिड पीएमएमए लेंसेज है और दूसरा हमारे पास फोल्डेबल है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास रोलेबल या अल्ट्रा थिन है, ठीक है। रिजिड जो पीएमएमए लेंसेज है ये हमारे पास सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। ग्लास लेंस यूज होता था, ठीक है, उसकी ग्रेविटी 1.2 होती थी, बिल्कुल नेचुरल के साथ मैच करता था। लेंसेज आजकल अबेंडेंट इसलिए है कि एक इसका वेट हमारे पास ज्यादा है, दूसरा हमारे पास ये इसका टूटने का खतरा ज्यादा होता है जब इसके अंदर हम दूसरे लेजर प्रोसीजर्स वगैरह यूज करते हैं। सेकंड में अब हमारे पास फोल्डेबल आईओएल्स है, ठीक है। ये हमारे पास फैको इमल्सिफिकेशन टेक्निक के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा क्या यूज़ होने लगे हमारे पास। इन फोल्डेबल में हमारे पास सिलिकॉन, एक्राइलिक और हाइड्रोजेल ये तीनों मॉड्यूल्स जो है अवेलेबल होंगे। सिलिकॉन आईओएल्स जो है हमारे पास कुछ सिलिकॉन पॉलीमर्स वगैरह से बने होंगे। इनका इंडेक्स जो है आपके पास 1.43 रहेगा। सेकंड हमारे पास हाइड्रोजेल आईओएल्स है, ये पॉली हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्राइलेट मटेरियल जैसे से बना होगा आपके पास, ठीक है। इसकी हमारे पास जो है इंडेक्स जो है 1.43 है, और इसके अंदर जो वाटर कंटेंट होगा वो 3.8 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास हाइड्रेशन के बाद थोड़ा सा स्वेल हो जाती है। लेट्स से एक ड्राई स्टेट में आपके पास 4.3 मिलीमीटर का लेंस है, स्पेंड होने के बाद आपके पास 6 मिलीमीटर तक हो जाएगा जब इम्प्लांट कर लेंगे। थर्ड पे हमारे पास एक एक्राइलिक है। एक एक्राइलिक हमारे पास फोल्डेबल में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक होगा जो आपके पास वाटर आपके पास ज़्यादा एब्जॉर्ब और रिटेन करेगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉलीमर चेंज होंगे और कुछ पॉलीमर फोल्ड्स होंगे। जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो उसके जो है आपके पास खुल जाएंगे और आपके पास जो मटेरियल है वो थोड़ा सा स्वेल अप हो जाएगा। ये हाइड्रोफिलिक मटेरियल जो है इसमें टैकीनेस नहीं होती, ठीक है, ये चिपचिपा नहीं होता, जिसकी वजह से ये आपके पास फ्रीली मूवेबल होता है और हमारे पास इंजेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है।
और हमारे पास जो पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन है उस केसेस में हमारे पास इजीली क्या है, हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर में अटैच हो जाता है। सेकंड, हमारे पास हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा टैकी होगा, जहाँ पे एक बार लग जाए वहाँ पे ज़रा सा चिपक जाएगा। इसलिए जो ये एक बार आपके पास बैग में लग जाए तो इसकी मूवमेंट हमारे पास इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होती, इस वजह से ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हाइड्रोफिलिक के मुकाबले में। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ऊपर भी क्या कंपेरिजन के लिए दी मैं, आप पढ़ लें वही बातें जो मैंने अभी बताई। इसके बाद हमारे पास रोलेबल IOLs हैं या अल्ट्रा थिन IOLs हैं, ठीक है। ये आपके पास कह सकते हैं कि ज़रा से अच्छे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक 2 मिलीमीटर जो है सब इंसेशन के जरिए, एक माइक्रो इंसेशन के जरिए जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिस टेक्निक को हम फेकोनेट टेक्निक कहते हैं। तो स्मॉल सा इंसेशन जो है करके ये लेंस जो है इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ इंजेक्ट से मुराद जो है लेंस को प्लेस करना है, याद रहे आप लोगों को। एक इसमें हमारे पास एक्री स्मार्ट लेंस है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एक्राइलिक लेंस है जिसमें 25% वाटर होगा और हमारे पास हाइड्रोफोबिक कोटिंग होगी उसकी। डिजाइन जो है वो आपके पास प्लेट हेप्टिक लेंस का होगा और साथ में स्क्वायर एजेस होंगे। सेकंड पे हमारे पास अल्ट्रा चॉइस 1.0 रोलेबल थिन लेंस है, ठीक है, थिन ऑप्टेक्स, ठीक है। ये इनके मुख्तलिफ नेम्स हैं जो इन्हें दिए हुए। ये भी हमारे पास एक 2 मिलीमीटर या 1.45 mm जो है मिलीमीटर के इंसिशन के साथ जो है आपके पास लगाया जाता है। ये हाइड्रोफिलिक एक्राइलिक मटेरियल है, इसमें हमारे पास 18% वाटर कंटेंट होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है और पावर हमारे पास -25 से +25 तक अवेलेबल है। एक बाय कन्वेक्स आपके पास शेप होगी, उसकी शेप जो है मेनिस्कस है आपके पास। ओवरऑल डायमीटर इसका जो है 11.2 होगा और ऑप्टिकल डायमीटर इसका 5.5 मिलीमीटर होगा। अल्ट्रा थिन की वजह से क्या है, ये इसके डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर 5 कॉन्सेंट्रिक जोन्स होंगे, ठीक है, 50 माइक्रोमीटर स्टेप्स के अंदर। इसमें फ्रेजनल लाइक रिंग या सेगमेंट लगा होगा जो कि आपके पास स्फेरिकल एब्रेजन्स को क्या कंट्रोल कर रहा होगा, जिस तरह नेचुरल लेंस हमारे पास करता है। मेडिनियम स्मार्ट लेंस जो है आपके पास थर्मोप्लास्टिक हाइड्रोफोबिक एक्राइलिक जेल पॉलीमर का है, ठीक है। स्लिम फ्लेक्स लेंस है आपके पास 26% हाइड्रोफिलिक एक्राइलिक मटेरियल, इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारे पास प्लेट हैप्टिक डिज़ाइन तो इसमें नहीं है, लेकिन 360 डिग्री स्क्वायर एज ऑप्टिक होगा, ठीक है। 4 हैप्टिक्स होंगे और 5 डिग्री एंगुलेशन जो है ऑप्टिक और हैप्टिक्स के बीच में होगी आपके पास। हमारे पास अदर रोलेबल IOLs है, ठीक है। इसके अंदर बाकी नाम तो मुझे इतने अच्छे नहीं याद। ये एक UK का लेंस है, ठीक है, रॉयक्राइल राइनर, ठीक है, इंट्राओकुलर लेंसेज। तो ये आजकल पता नहीं इस लेंस का या तो यहाँ पे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे भी क्या किसी डॉक्टर को कह दिया जाए तो वो ये रिकमेंड करता है कि ये लेंसेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वो बात लिखी हुई है कि इनका एक इंजेक्टर सिस्टम होता है, ठीक है, अल्ट्रा थिन लेंसेज के लिए, ठीक है। उसे एक्री स्मार्ट गाइड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसके जरिए जो है इन लेंसेज को जो है आपके पास इंजेक्ट किया जाता है। एक स्पेशल कार्ट्रिज होती है, ठीक है, एक्री ग्लेज कार्ट्रिज, जो कि एक 2 मिलीमीटर इंसेशन के जरिए जो है आपके पास इस लेंस को इंजेक्ट करते हैं। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास फोकस एबिलिटी के ऊपर जो है इनकी टाइप्स है, तो 5 सब टाइप्स होंगी, ठीक है। हमारे पास एक मोनोफोकल IOLs हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कन्वेंशनल यूनिफोकल पावर, जिसमें एक सिंपल पावर होती है, ठीक है। इनको फिर क्या हम अपनी मर्जी के मुताबिक पेशेंट के लिए ईमेट्रोपिक, मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक बना सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट की आई में पहले ही कोई एरर हो उस हिसाब से हम बनाते हैं यूजुअली, लेकिन अगर एक पर्सन है उसे अभी तक कोई भी एरर नहीं है आपके पास, ठीक है, तो हम उसको हाइपरमेट्रोपिक बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास कैटरेक्ट सर्जरी यूजुअली आफ्टर 40 ईयर्स होती है और 40 ईयर्स के बाद हमें नियर विजन ग्लासेस चाहिए होती है, तो उसमें हमारे पास ऐसा हाइपरमेट्रोपिक लेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकंड, अब हमारे पास मल्टीफोकल IOLs हैं, ठीक है, जिस तरह इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि हमारे पास डिस्टेंस और नियर दोनों विजन के लिए काम करेगा। इन लेंसेज में हमारे पास रिफ्रैक्टिव ऑप्टिक्स और हमारे पास डायफ्रैक्टिव ऑप्टिक्स दोनों यूज की जा सकती है, ठीक है। इनकी डिटेल्स अभी आगे आ रही हैं। थर्ड पे हमारे पास पिसिडो अकोमोडेटिव IOLs है। पिसिडो कहते हैं फॉल्स को, यानी हमारे पास फॉल्स अकोमोडेशन इन लेंसेज में होती है, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास डायफ्रैक्टिव ऑप्टिक होगी, ठीक है, जो कि पेशेंट को नियर विजुअल एक्यूटी भी प्रोवाइड करेगी और साथ में डिस्टेंस विजन भी जो है प्रोवाइड करेगी। इन लेंसेज के अंदर हमारे पास एंटीरियर कन्वेंशनल रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है, जो कि आपके पास डिस्टेंस विजन पावर जो है प्रोवाइड कर रही होती है, जो कि नॉर्मल लेंस में भी होती है। और हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे कॉन्सेंट्रिक डायफ्रैक्टिव प्लेट होती है, ठीक है, जो कि आपके पास एडिशनल नियर पावर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, 2.5 से लेकर 4.5 डायोप्टर तक। और नंबर पे हमारे पास अकोमोडेटिव IOLs है, यानी आपके पास ये लेंसेज जो है एंटीरियर मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, नियर विजन को इंप्रूव करने के लिए। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस IOL है, ठीक है, यानी आपके पास एक एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विजन जो है आपको क्या प्रोवाइड करेगा और साथ में क्या नियर विजन की भी, ना कि कुछ ऐसे लेंसेज भी हैं जो कि आपके पास डिस्टेंस विजन को क्या थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास अब एफेकिक वर्सेस फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंसेज है। एफेकिक मतलब ये कि जो है नेचुरल लेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और हमारे पास जो है उसकी जगह कोई भी लेंस ना लगाया गया हो, ठीक है। और फेकिक हमारे पास ये है कि हमारे पास उसकी जगह कोई लेंस प्लेस किया गया हो, ठीक है। तो वो लेंस हमारे पास किस टाइप्स के हो सकते हैं, तो एक तो पोस्टीरियर चैम्बर सर्कस फिक्सेटेड PRLs है, ठीक है, जो आपके पास क्रिस्टलाइन लेंस की जगह जो है लगाया जाता है, ठीक है। इन लेंसेज की फर्दर डिटेल्स भी अभी आगे आएगी। सेकंड, हमारे पास एंगल सपोर्टेड PRLs है, ठीक है, जिनमें हमारे पास लॉन्ग लेंस हैप्टिक्स होगी, जिस तरह भी हमने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा भी। इसमें थर्ड जनरेशन के जो लेंसेज हैं, ठीक है, बॉस्कन लॉन्ग सर्जिकल, ये थोड़े से फेमस है। और आयरस सपोर्टेड PRLs जो है आर्टिसन लेंस, ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो जो कुछ बैकग्राउंड है वो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं और आगे भी देखते रहेंगे। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास स्फेरिसिटी और टोरिसिटी की बेस पे, ठीक है, हमारे पास स्फेरिक IOLs भी होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल है। एस्फेरिक्स भी होते हैं, ठीक है, और हमारे पास टॉरिक IOLs भी होते हैं। टॉरिक IOLs हमारे पास वो होते हैं जो कि कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को जो है हमारे पास करेक्ट कर रहे होते हैं। वो एस्टिग्मेटिज्म जो पहले से ही हमारे पास डिस्टेंस विजन में हमारे पास पेशेंट के अंदर हमें नजर आता है। शिमिजू जो है साइंटिस्ट है, इन्होंने 1994 में जो है हमारे पास फर्स्ट टॉरिक IOL जो है प्रेजेंट किया था। PMMA का हमारे पास बना हुआ था, ये 3 पीस टॉरिक IOL था। अब करंटली जो हमारे पास टॉरिक IOLs है उसमें हमारे पास, ठीक है, ये एल्कॉन का हाइड्रोफोबिक जो है एक्राइलिक, ये अच्छा है, ठीक है। टी-फ्लेक्स राइनर का जो है
लिए काफ़ी ज़्यादा क्या यूज़ होता है, और हमारे पास ये कालजीज का ये भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। टॉरिक IOL इम्प्लांटेशन के लिए कुछ इंडिकेशंस है कि हमारे पास पेशेंट में रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म तो हो और हमारे पास कोई जो है ऑकुलर पैथोलॉजी पहले से पेशेंट के अंदर प्रेजेंट ना हो, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म के अलावा, तो उनके अंदर हम जो है टॉरिक IOL जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास टॉरिक IOL पावर कैलकुलेशन के लिए एक्यूरेट कैरोटोमेट्री रीडिंग्स की जरूरत होती है, साथ में हमने सर्जिकली इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म SIA को जो है कंसिडरेशन में रखना होता है। ये जो SIA है आपके पास ये इंसिजन पे बेस कर रहा होता है, जितना हम इंसिजन लगाएंगे उतना आपके पास एस्टिग्मेटिज्म जो है इंड्यूस होता है। लेट्स से एक राइस ऑफ लेंस है, उसके लिए अगर हमने 2.2 मिलीमीटर इंसिजन लगाया है, ठीक है, तो हमारे पास 0.2 से 3 डायोप्टर एस्टिग्मेटिज्म जो है क्रिएट होगा, ठीक है, हमारे पास टेम्पोरल साइड पे, और अगर हमने सुपीरियर इंसिजन लगाए तो 0.4 डायोप्टर तक आपके पास SIA जो है इंड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि टेम्पोरल साइड पे जो इंसिजन है वो हमारे पास ज़्यादा बेटर रहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास टॉरिक IOL इम्प्लांटेशन की टेक्निक क्या है, तो इसकी हमारे पास प्री एंड इंट्रा ऑपरेटिव मार्किंग्स की जाती है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या पेशेंट की अपराइट पोजीशन पे मार्किंग की जाती है, और ये हमारे पास स्लिट लैम्प के ऊपर क्या है पॉसिबल है, ठीक है। एक स्मॉल स्लिट के जरिए जो है हम 0 से 180 डिग्री तक की पेशेंट के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। सेकंड जो टेक्निक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की मार्किंग के लिए एक बबल मार्कर या ग्रेविटी मार्कर का यूज़ करके हम जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है मार्क कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान जो है हम हॉरिजॉन्टल मार्क्स लगाने के लिए क्या एक एंगुलर ग्रेजुएशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टॉरिक एक्सिस मार्कर हम क्या यूज़ कर सकते हैं। कुछ न्यू टेक्निक्स है हमारे पास IOL अलाइनमेंट की मार्क करने के लिए, ठीक है। उसमें हमारे पास आइरिस फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम जो है आइरिस की जो है इमेजेस जो है ले लेते हैं, ठीक है, जो हमें अलाइनमेंट एक्सिस के लिए चाहिए होती है डिजायर्ड इमेज, उसको फिर हम यूज़ करते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव वेव फ्रंट एब्रोमेट्री डिवाइस जो है हम यूज़ करते हैं, जो कि आपके पास जितनी भी रेजिडुअल रिफ्लेक्शन होती है वो हमें क्या शो करती है। वर्चुअल इमेज गाइडेड सिस्टम जो है हमारे पास जो है आई की एक क्लियर पिक्चर शो करती है, जिसमें उसके ब्लड वेसल और आइरिस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास विजिबल होते हैं, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिवली हम क्या इन चीज़ों को क्या पहले से मेजर कर लेते हैं। एक फैक्टर है रोटेशनल स्टेबिलिटी जो है हमारे पास टॉरिक IOLs में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास IOL जो है 10% अगर मिस अलाइन हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास 33% जो है स्टिग्मेटिक करेक्शन में उसका जो है हमारे पास फॉल्ट आने वाला है। कुछ फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास IOL की रोटेशन के लिए, उसमें IOL मटेरियल है, जितना हाइड्रोफोबिक होगा वो हमारे पास ज़्यादा एडहेशन जो है आपके पास दिखाएगा। फोबिक के बाद फिर हमारे पास हाइड्रोफिलिक एक्राइलिक हो गया, ठीक है, उसके बाद PMMA, और फाइनली हमारे पास सिलिकॉन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है। फिब्रोनेक्टिन एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होता है, जो कि हमारे पास सेल बैग के साथ जो है एडहेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है और हमारे पास रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। IOL डिज़ाइन में हमारे पास जो है 11 से 13 मिलीमीटर के जो लेंसेज होते हैं, ठीक है, उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और प्लेट हैप्टिक और हमारे पास जो लूप हैप्टिक एक्राइलिक IOLs है उनमें हमारे पास कोई खास जो है डिफरेंस नहीं देखा गया, ठीक है, हमारे पास रोटेशन के हवाले से। हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ एक्सिस है, अगर हमारे पास एक्सिस जो है वो 10 डिग्री से ज़्यादा मिस अलाइन है तो उसकी रीपोजिशनिंग हमारे पास जरूरी होती है, और हमारे पास ये 2 वीक से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर कैप्सुलर बैग के साथ लेंस काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाता है। सेकंड नंबर पे अब हमारे पास एस्फेरिक नेगेटिव स्फेरिकल IOLs हैं, ठीक है, ये हमारे पास स्फेरिकल एब्रेजन्स को जो है कंट्रोल करता है। स्फेरिकल एब्रेजन्स हमारे पास तब होती है जब हमारे पास पैरेलल लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे फोकस ना कर पा रही हो। हमारे पास लेंस की पेरिफेरी में जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक होगी या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से आपके पास एब्रेजन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अगर पेरिफेरल राइट रेज जो है इन फ्रंट आपके पास फोकस करे, ठीक है, तो उनको पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन कहते हैं, और अगर हमारे पास बिहाइंड द सेंट्रल रेज फॉर्म हो तो उनको नेगेटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स कहते हैं। कॉर्निया में हमारे पास यूजुअली पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स होते हैं, ठीक है, यंग पेशेंट में, और उनको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास लेंस में नेगेटिव जो है स्फेरिकल एब्रेजन्स होते हैं। लेकिन लाइफ के साथ साथ हमारा जो है लेंस ग्रो करता है, ठीक है, इस प्रोसेस के ग्रो होने में लेंस जब थिक हो जाता है तो उस रिफ्रैक्टिव एरर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उसमें भी हमारे पास पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो है कॉर्निया में भी क्या पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स और हमारे पास लेंस में भी पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स कॉज हो जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है वो इन पेशेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। हमारे पास जो नॉर्मल स्फेरिकल IOLs यूज होते हैं और जिनमें हमारे पास पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स होते हैं, उससे हमारे पास पेशेंट की जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है वो हमारे पास रिड्यूस रहती है, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास मीजोपिक और स्कोटोपिक कंडीशंस में, यानी जो नॉर्मल लाइट कंडीशंस है वो ठीक, और जो हमारे पास डिम लाइट कंडीशंस है उनमें हमारे पास उसकी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अगर हम मेजर करें तो काफ़ी ज़्यादा लो होगी। हमारे पास जो एस्फेरिक IOLs हैं, जिस तरह टेक्निस हो गया, ठीक है, या एल्कॉन का हो गया, ठीक है, या बॉस्कन लॉन्ग का हो गया, इन लेंसेज से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में हेल्प मिली है, ठीक है, और हमारे पास जो एब्रेजन्स है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। इनिशियल क्लिनिकल रिजल्ट्स में हमें जो है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है उन लेंसेज के मुकाबले में जो कि नॉर्मली जो है हमने स्फेरिकल IOLs प्लेस किए थे, ठीक है, और हमारे पास अब नाइट ड्राइविंग में जो है पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। लेकिन हमारे पास 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा की जो डिसेंट्रेशन है आपके पास, वो आपके पास फंक्शनल विजन को भी हमारे पास थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती है, ठीक है। इस नंबर पर हमारे पास जो है बेस ऑन एज फिनिश है, ठीक है, तो एज फिनिश के हिसाब से हमारे पास रिज IOLs है, ठीक है, स्क्वायर एज IOLs हैं, और हमारे पास शार्प एज IOLs होंगे। ये जस्ट इनकी एज फिनिश यानी इनकी जो शेप है उनके हिसाब से इनको क्या डिफाइन किया हुआ है। 7 पे सबसे लास्ट में हमारे पास स्पेशल फंक्शन IOLs है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए डिजाइन किए होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 4-5 टाइप्स हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एनाराइडिया IOLs, ठीक है, यानी आपके पास वो पेशेंट्स जिनके आइरिस आपके पास थोड़े से डिफेक्ट्स हों, ठीक है, या आपके पास आइरिस वगैरह ना हो, किसी ट्रॉमा की वजह से कुछ लॉस हुआ हो उनका आइरिस का, तो उसके लिए हम ये लेंसेज यूज़ करते हैं। देखिए इसमें 2 टाइप से, एक पार्शियल आइरिस डैमेज के लिए, ठीक है, इसमें हमारे पास एक 1 ब्लैक रिंग जो है ऐड की होती है, ठीक है, आपके पास उसी स्पेसिफिक डैमेज एरिया में जो आपके पास आइरिस डैमेज है, ताकि आपके पास अपीयरेंस थोड़ी सी बेटर नजर आए। और सेकंड हमारे पास फॉर एक्सटेंसिव आइरिस डैमेज हमारे पास मल्टी सेगमेंटेड रिंग जो है इसमें अवेलेबल होती है, ठीक है, जो कि आपके पास फिर कैप्सुलर बैग में जो है फिक्स किया जाता है।
सेकंड हमारे पास एक्सटेंसिव आइरिस डैमेज के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास मल्टी सेगमेंटेड रिंग होगी जो कि आपके पास लेंस को फिर है कैप्सूलर बैग में क्या है सुचर किया जाता है। सेकंड हमारे पास इम्प्लांटेबल मिनिएचर टेलीस्कोप, इसको आप एक विजुअल प्रोस्थेटिक डिवाइस कह लीजिए, ठीक है, जो कि आपके पास उन पेशेंट्स की विजन को इंप्रूव करेगी जो कि आपके पास एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन की वजह से खराब हो चुकी हो। ये सेकंड जनरेशन टेलीस्कोप जो है आपको एक ग्रेटर एंगल की जो है विजन प्रोवाइड करेगा और जिसमें आपके पास सेंट्रल विजुअल फील्ड भी काफी ज्यादा आपको क्या नजर आएगी। ये डिवाइस आपके पास एक ऑप्टिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स है। एक इसमें हमारे पास प्योर ग्लास ऑप्टिकल सिलेंडर होगा और दूसरा हमारे पास इसमें केयरिंग डिवाइस होगी जो कि आपके पास बायोकम्पैटिबल मटेरियल से बनी होगी, ठीक है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए हमारे पास आईने सूटेबल हो। इसके ऑप्टिकल पोर्शन में हमारे पास एक अल्ट्रा प्रिसाइज वाइड एंगल माइक्रो लेंस होगा जो कि आपके पास रेटिनल इमेज को इनलार्ज करेगा और आपके पास एक बेहतरीन विजुअल फील्ड प्रोवाइड करेगा। 2 मॉडल्स इसमें अवेलेबल है मैग्निफिकेशन के लिहाज से, एक हमारे पास 2.2 है और एक हमारे पास 3x के लिए 52 से 60 डिग्री तक जो है हमें ये पेशेंट को व्यू प्रोवाइड करेगा। इसके जो कैरिंग डिवाइस है उसके अंदर हमारे पास एक क्लियर कैरियर होगा और साथ में ब्लू लाइट रिस्ट्रिक्टर होता है। उस कैरियर में हमारे पास 2 मॉडिफाइड सी लूप्स होंगे जो कि आपके पास प्रोस्थेटिक डिवाइस को कैप्सूलर बैग में होल्ड किए होंगे। ये 2 से 3 मिलीमीटर तक हमारे पास कॉर्नियल एंडोथेलियम से जो है एक विंडो टाइप प्रोवाइड करता है प्यूपिल की तरह, ठीक है, जिससे हमारे पास चीज़ें विजिबल होती है। थर्ड हमारे पास पिगीबैक आईओएल है, ठीक है। जब भी हमारे पास आई की जो एक्सियल लेंथ है हमारे पास वो शॉर्ट हो तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आईओएल जो है रिक्वायर्ड होता है। आईओएल की बहुत ज़्यादा हाई पावर जो है हमारे पास लेंस को काफ़ी ज़्यादा स्फेरिक बना देती है और हमारे पास इमेज क्वालिटी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसी की जगह जो है एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें हम 2 लेंसेज को जो है करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी क्वालिटी हमारे पास सिंगल लेंस के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी आती है। इसी मेथड को जो है पिगीबैक आईओएल कहते हैं। शॉर्ट या नैनो ऑप्थेल्मिक आइज के लिए जो है हमारे पास पिगीबैक आईओएल जो है एक बेहतरीन सोल्यूशन है। हमारे पास लॉन्ग एक्सियल लेंस में भी हमारे पास ये यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कर्वेचर के और हमारे पास डिफरेंट पावर के। पिगीबैक आईओएल का प्रोसीजर अगर मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊं कि फर्स्ट हमने एक लेंस प्लेस कर लिया, उसके बाद जो है हम एक बार पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्रैक्शन करते हैं, उसके बाद हम उसको कैसे सेकंड लेंस प्लेस करते हैं, ठीक है। सिंपल आईओएल एक्सचेंज के मुकाबले में हमारे पास पिगीबैक आईओएल जो है हमारे पास कुछ रीजंस की वजह से क्या सुपीरियर है। फर्स्ट ये है कि हमारे पास जो सेकंड लेंस प्लेस किया जाता है वो हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्रैक्शन की बेस पे क्या है प्लेस किया जाएगा। लेकिन ये कि ऑपरेशन के वक्त जो चेंज किया जा रहा होता है लेंस, उसका सर्जन को भी नहीं पता होता कि आया ये हमारे पास सेम प्लेन में एडजस्ट हो पाएगा जिस तरह हमारे पास पुराना आईओएल एडजस्ट था। थर्ड उसकी जो पावर की एक्यूरेसी है, ठीक है, जो फर्स्ट आईओएल हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसका बताना इररेलेवेंट होगा क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, कि ये लेंस हमने जो है एग्जैक्ट प्लेस में सही तरीके से फिट कर दिया या इसमें अभी भी कुछ मिसअलाइनमेंट बाकी है। इस वजह से हमारे पास पिगीबैक लेंसेज जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेंगे। फोर्थ ये कि हमारे पास ये जो एडेड आईओएल्स है इनकी पावर हमारे पास लो होती है, इस वजह से हमारे पास जो वर्जन्स डिस्टेंस चेंजेस होंगे, ठीक है, वो भी हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो बेनिफिट जो है पिगीबैक लेंसेज का हमारे पास जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है वो हमारे पास है कि डेप्थ ऑफ फोकस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एडवांसमेंट्स में जो है सोचा जा रहा है कि कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की जगह जो है हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है कर ले जाएं। आजकल पेशेंट भी जो है 6 से ज़्यादा विजुअल एक्यूटी जो है डिमांड कर रहे हैं। हर आईओएल का अपने बेनिफिट्स हैं और साथ में क्या उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी चीज़ जो है वो नेचुरल लेंस की जगह नहीं ले सकती, लेकिन एक आइडियल आईओएल बनाने की कोशिश फिर भी की जा रही है अपनी तरफ से। नंबर पे हमारे पास स्मार्ट येलो आईओएल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास फोटोक्रोमिक लेंस होंगे जो कि अल्ट्रावायलेट ब्लू एब्जॉर्प्शन को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ब्लू लाइट को हमारे पास ब्लॉक करेंगे फोटोपिक कंडीशन में। ये लेंस हमारे पास क्लियर ही दिखेंगे, ठीक है, डे लाइट में भी और नाइट लाइट में भी। हमारे पास ये हाइड्रोफोबिक एक्राइलिक मटेरियल के बने होते हैं। फिफ्थ नंबर पे इसी से मिलते जुलते हमारे पास ब्लू ब्लॉकिंग आईओएल्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो नॉर्मल ह्यूमन लेंस होता है वो एजिंग के साथ हमारे पास येलो हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और कुछ फिनोमेनास की वजह से, जिसकी वजह से आपके पास ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और हमारे पास रेटिना का डैमेज होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हमारे पास रेटिना में ARMD एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बन सकती है, इसीलिए हमारे पास ये ब्लू लेंस ऐसे क्रिएट किए जाते हैं जो कि आपके पास ARMD बनने से बचाए और आपके पास जो नाइट विजन है वो भी हमारे पास इंप्रूव रहे। ये इन लेंसेज की कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये याद रहे कि इससे हमारे पास नाइट विजन थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो हमारे पास नाइट विजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे पास फ्यूचर आईओएल डिजाइन है तो उसमें हमारे पास इंजेक्टेबल जेल आईओएल्स हैं, ठीक है। फेमटोसेकंड लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के जरिए क्या है एक कंट्रोल जो है एक लेजर से जो है आपके पास लेंस को बहुत सारे पीसेस में ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है, और उसी स्मॉल इंसिजन से जो है आपके पास उन पीसेस को रिमूव भी किया जा सकता है और उसी के जरिए जो है हम एक जेल टाइप जो लेंस है उसको क्या इंसर्ट कर सकते हैं। फैको एरेट्स ने जो है 1986 में जो है इसका एक्सपेरिमेंट किया था। अकोमोडेटिव आईओएल की तरह ये इंप्लांटेशन भी उन केसेस में नहीं हो सकती जिसमें आपके पास पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर हो, ठीक है, यानी आपके पास पोस्टीरियर चैम्बर या उसका जो कैप्सूल है वो आपके पास अवेलेबल ना हो, क्योंकि ऐसे केसेस में हमारे पास लेंस जो है पीछे विट्रस में जा सकता है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास जो है एकोमोडेशन हमारे पास रीस्टोर हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास अभी तक कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक डायफ्रैक्टिव आईओएल, ठीक है, ये हमारे पास अंडर डेवलपमेंट है। इसमें हमारे पास एक स्टैटिक मोनोफोकल आईओएल होगा, ठीक है, और फिर हमारे पास एक सेंट्रल एस्फेरिक मॉडिफिकेशन होगी जो कि आपके पास फार एंड इंटरमीडिएट विजन्स के लिए भी काम करेगा। साथ में हमारे पास इसके अंदर स्मार्ट इलेक्ट्रो एक्टिव डायफ्रैक्टिव लिक्विड क्रिस्टल होगा जो कि नियर विजन के लिए परफॉर्म करेगा और आपके पास इसके अंदर माइक्रो सेंसर्स लगे होंगे जो कि आपके पास अकोमोडेशन को ट्रिगर करने में हेल्प करेंगे। साथ में ऑन बोर्ड प्रोसेसर्स और एल्गोरिथम्स होंगे जो कि आपके पास पावर सीक्वेंस को कंट्रोल करेंगे। इसमें हमारे पास 2 से 2.5 डायोप्टर की इंड्यूस होगी, उसके लिए माइक्रो सेंसर्स लगे होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास इल्यूमिनेशन की चेंज वगैरह को भी साथ में डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन
लेकिन ये भी हमारे पास अभी तक मार्केट में फिलहाल कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। लाइट एडजस्टेबल आईवेल्स, ये हमारे पास क्या सिलिकॉन मैट्रिक्स के बने होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्मॉल फोटोसेंसिटिव मॉलिक्यूल्स जो है होते हैं, ठीक है। 2 से 4 वीक्स के बाद हमारी आई जब हील हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन को मेजर किया जाता है और एक यूवी लाइट यूज़ की जाती है, ठीक है, जो भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर रह गया उसको करेक्ट करने के लिए। इस यूवी लाइट की वजह से हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स क्रिएट होता है, ठीक है, जो कि आपके पास एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएगा एक इरेडिएटेड रीजन और हमारे पास रेस्ट ऑफ द ऑप्टिक के बीच में। इस मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो है एरिया स्वेल हो जाएगा और हमारे पास लेंस पावर इंक्रीज होगी। अगर लेंस का सेंटर हमारे पास इरेडिएट किया हो तो वो हमारे पास उसकी पावर इंक्रीज होगी, अगर पेरिफेरी जो है रेडिएट किया हो तो वो हमारे पास इंक्रीज होगी। स्टिग्मेटिक एरर्स और हायर ऑर्डर एबरेशंस भी इसके जरिए जो है करेक्ट किया जा सकता है अगर हमारे पास एक सही पार्टिकुलर मेरिडियन में परफॉर्म किया जाए। एक न्यू रिफ्रैक्शन की वेरिफिकेशन के बाद जो है सर्जन उस पावर को जो है वहाँ पर लॉक कर देता है, ठीक है, आपके पास, और एक स्टेबल आईओएल का पावर आपके पास अचीव हो जाता है। सारी एडजस्टमेंट्स के दौरान जो है पेशेंट को जो है एक स्पेशल टाइप की सन ग्लासेस पहननी पड़ती है जो कि आपके पास यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करे और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आउटसाइड की वो आपके पास उस आईओएल को जो है इफेक्ट ना करे, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो हमारे पास कुछ अनवांटेड रिएक्शंस देखने को हो सकती हैं। आईओएल के टाइप्स के बाद अब हमारे पास जो है ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स हैं आईओएल के, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल करेक्शन ऑफ एफए किया विद आईओएल। तो हमारे पास जो मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, ये कैप्सुलर बैक फिक्सेटेड पीसी आईओएल, ठीक है, यानी पोस्टीरियर चैम्बर में जो आईओएल प्लेस करने का तरीका यही हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है हमारे पास एफए किया की कंडीशन के लिए। जितने भी और मेथड है स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, उनके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और इनके एडवांटेजेस आपको क्या दिए हुए हैं कि इमेज साइज आपके पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेट क्या है नेचुरल लेंस के साथ क्या मैच कर रही होती है। विजुअल फील्ड चेंजेस भी जो है हमारे पास वो भी इसमें क्या अवॉइड हो रही होती है जो कि हमारे पास स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंस से एक्स्ट्रा बन रही थी। स्पेक्टिकल्स के जरिए जो प्रिज्मेटिक इफेक्ट्स बन रहे थे वो यहाँ पे सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब कुछ ऑप्टिकल फैक्टर्स है, ठीक है, आईओएल डिजाइन के जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। आईओएल पावर हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इमेज प्रोड्यूस करने में। पावर से रिलेटेड हमारे पास जो भी एस्पेक्ट्स होंगे तो वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि इनकरेक्ट पावर स्पेसिफिकेशन जिससे हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव अंडर या ओवर करेक्शन क्या देखी जा सकती है। बिल्ट इन स्टिग्मेटिज्म हमें देखने को मिल सकता है। बिल्ट इन डबल विजन के पेशेंट को क्या है सब कुछ डबल नजर आए, ठीक है, और मोनोकुलर डिप्लोपिया की कंडीशन जो है आपके पास पेशेंट को कॉज होगी। सेकंड पे हमारे पास आईओएल का ऑप्टिक डिजाइन है, ठीक है, कि उसका जो ऑप्टिक शेप है या उसकी जो डिजाइन है वो हमारे पास एक कांस्टेंट और हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव एंटीरियर चैम्बर डेप्थ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, यानी आपके पास जो एक्सियल लेंथ है उससे वो हमारे पास क्या डिफाइन होगी कि एक्सियल लेंथ हमारे पास उसकी कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि लेंस की थिकनेस वगैरह और सारे डिजाइन पे बेस होगा और हमारे पास एंटीरियर चैम्बर डेप्थ का वॉल्यूम लेंस लगाने के बाद कितना रह जाएगा। तो ये सारी बातें जो है आईओएल पावर को भी क्या हमारे पास इफेक्ट करेंगी। थ्योरेटिकली हमारे पास जो आइडियल आईओएल है वो हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर में होना चाहिए, ठीक है, और बाइकन्वेक्स शेप में होना चाहिए और हमारे पास उसका पोस्टीरियर कर्व जो है वो 3 टाइम्स क्या है स्टीप होना चाहिए इंटीरियर से, जो कि हमारे पास नॉर्मल लेंस में होता है। साथ में हमारे पास बाइकन्वेक्स लेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शंस एक प्लेन सर्फेस से भी कम हो। बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो है एस्फेरिक आईओएल्स जो है यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशंस जो है वो रिड्यूस हो सके। लेकिन दूसरी तरफ इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास मोर इमेज डिग्रेडेशन जो है वो आपके पास एस्फेरिक लेंस की वजह से देखा जा सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ पोजिशनिंग होल्स है कि आपके पास ऑप्टिकल एब्रेशंस इनसे बन सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आपके पास हाई क्वालिटी हो वेल सेंटर्ड आईओएल्स भी हों लेकिन प्यूपिल जो कि आपके पास डायलेट हो जाए नाइट टाइम पे तो हमारे पास उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमारे पास थोड़ी सी एसिमेट्रिक प्लेसमेंट या डिसेंट्रेशन जो है लेंस की इस प्रॉब्लम को खत्म कर देती है हमारे पास, लेकिन ये याद रहे कि हमारे पास ज़्यादा जो डिसेंटर्ड है कर देना लेंस को वो भी हमारे पास डेंजरस है। और ये प्रॉब्लम आपके पास जो है 6 मिलीमीटर का जो ऑप्टिकल लेंस होता है उसमें ज़्यादा देखी गई है बमुकाबला 7 मिलीमीटर के लेंस में। जो कंप्लेंट्स देखी गई है वो हमारे पास एक साइज ऑफ होल है, ठीक है, और साइज एंड एक्टिविटी ऑफ प्यूपिल जो उसमें होती है। लेंस में हमारे पास जो क्लियर ऑप्टिकल जोन है उसका डायमीटर कितना होगा और हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस और एंटीरियर सरफेस ऑफ आईओएल का, ये चीज़ें जो है हमारे पास पोजिशनिंग होल्स में हमने देखनी होती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आईओएल का हैप्टिक डिजाइन है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन जो लेंस की है उसको क्या हमारे पास इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और हमारे पास इफेक्टिव पावर जो है लेंस की वो ऑप्टिकली तौर पे क्या बढ़ा रहा होता है। हैप्टिक डिजाइन जो है अगर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें तो उसमें हमने ए कॉन्स्टेंट्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ए कॉन्स्टेंट से मुराद यहाँ पे एक्सियल लेंथ वगैरह और जो बाकी फैक्टर्स कैलकुलेशन के दौरान जो हमारे पास होते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास लेंस ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, तो ये आईओएल की क्या कुछ उनको कंसिडर करना होता है जिसमें हमारे पास यूवी एब्जॉर्प्शन है कि नॉर्मल हमारे पास जो ह्यूमन क्रिस्टलाइन लेंस है वो आपके पास शॉर्ट वेवलेंथ जो रेडिएशन होती है 320 से 450 नैनोमीटर की इनको एब्जॉर्ब करता है और जो पेशेंट की एज इंक्रीज होती है तो ये एब्जॉर्प्शन हमारे पास कम हो जाती है और हमारे पास लेंस जो है येलो कलर का होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमारे पास जो पीएमएमए आईओएल्स हैं वो हमारे पास काफ़ी कम अमाउंट में यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उस थ्योरी से पता चला वो आइज जिनमें हमने लेंस प्लेस किया हुआ आईओएल इंप्लांट किया होता है और उसमें लाइट रेज जो यूवी रेज हैं वो जब रेटिना तक पहुंचती है तो वो डैमेज काज करती हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आजकल जो लेंसेज आ रहे हैं उसके अंदर क्रोमोफोर्स क्या क्रिएट किए हुए हैं जो कि आपके पास यूवी लाइट को क्या एब्जॉर्ब करेंगे। किस्म के फोर्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन्स हैं और हमारे पास हाइड्रोक्सी फिनाइल बेंजोट्राइजोल्स जो है यूज़ हो रहे हैं। बात अभी भी थोड़ी सी अनक्लियर है कि हमारे पास रेटिनल डिसऑर्डर्स बनाने में यूवी लाइट का कोई काम होता भी है या नहीं। इसके अलावा ये बात ज़रूर है कि यूवी एब्जॉर्बिंग लेंसेज जो हैं वो हमारे पास केमिकली क्या सेफ होते हैं, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए, लेकिन जो यैक लेज़र पोस्टीरियर कैप्सुलोटोमी का प्रोसेस होता है उसमें ये लेज़र जो है ये इस लेंस को हमारे पास ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमेटिक एब्रेशंस है, तो हमने ये नोट किया है कि जो प्लास्टिक आईओएल्स हैं वो आपके पास ज़्यादा लाइट की ट्रांसमिशन को अलाउ करते हैं 300 नैनोमीटर की शॉर्ट वेव्स को भी, जिससे हमारे पास क्रोमेटिक एब्रेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट के डबल देखने को मिलेंगे।
ऐसे पेशेंट्स में हमें जो है ग्लेयर सेंसिटिविटी की कंप्लेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। कलर विजन परसेप्शंस, तो ये बात देखी गई है कि टोटल कलर बैलेंस में जो प्यूसिडोफेकिक आइज होती हैं उन्हें हमारे पास रेड कलर ज़्यादा नजर आता है और ब्लू कलर जो है कम नजर आता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइट स्कैटरिंग है, तो हमारे पास जो प्लास्टिक आईओएल्स हैं वो हमारे पास लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, अबाउट 2 to 3 टाइम्स नेचुरल लेंस से, जिसकी वजह से आपके पास विजुअल एक्टिविटी जो है वो ज़रा सी हमारे पास कम देखी गई है, ठीक है, नॉर्मल लेंस के मुकाबले में। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी फंक्शन भी हमारे पास डिक्रीज होगा क्योंकि हमारे पास लाइट स्कैटरिंग जो है वो ज़्यादा कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी फंक्शन है वो हमारे पास स्पेक्टिकल करेक्टेड इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद हमारे पास आईओएल इम्प्लांटेशन के गोल्स हैं, ठीक है। तो सबसे मेन गोल जो हमारे पास होता है, ठीक है, ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस को चूज़ ना करने का, और हमारे पास आईओएल को चूज़ करने का वो ये होता है कि हमारे पास एनिसोकोनिया की कंडीशन क्रिएट ना हो। एनिसोकोनिया मतलब एक आई में हमारे पास जो इमेज साइज़ है वो हमारे पास दूसरी आई से हमारे पास साइज़ में डिफर करे, और ये डिफरेंस हमारे पास 2 से 3 डिग्री तक का, ठीक है, 2 से 3% तक तो एप्लीकेबल है, लेकिन 5% से ज़्यादा का आपके पास जो डिफरेंस है उस कंडीशन को एनिसोकोनिया कहते हैं, ठीक है। यानी वन आई का जो डिफरेंस है वो दूसरी आई से हमारे पास, अगर हमारे पास परसेंटेज में मैं आपको बताऊँ तो 5% से ज़्यादा हो, या आपके पास अगर मैं डायोप्टर्स में बताऊं तो 3 डायोप्टर से ज़्यादा का डिफरेंस जो है दूसरी आई से, इस कंडीशन को हमारे पास एनिसोकोनिया कहते हैं। तो इसको हमने क्या प्रिवेंट करना होता है, तो प्रिवेंट करने के लिए जो है हम कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं। तो पहला काम हम ये कर सकते हैं कि प्यूसिडोफेकिक ईमेट्रोपिया के पेशेंट को जो है फुल ईमेट्रोपिक बनाएं। अभी कुछ सर्जन हमारे पास पेशेंट को थोड़ा सा स्लाइटली मायोपिक बनाते हैं। इसकी 2 रीजन हो सकती है। पहला तो ये हमारे पास के फाइनल रिजल्ट्स में इस पॉसिबल एरर को जो है कंपेंसेट कर सके, लेकिन ये कि हमारे पास एकोमोडेशन ना होने की वजह से इस लेंस को थोड़ा सा मायोपिक बनाया जाता है ताकि नियर विजन में हमारे पास प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि यूनिलैटरल कैटरेक्ट है उसको हमने ईमेट्रोपिक बनाना है या नहीं, तो ये हमारे पास डिपेंड करेगा, ठीक है, पेशेंट टू पेशेंट के। हमारे पास पेशेंट में बाइनोकुलरिटी जो है प्रेजेंट है, दूसरी आई जो है उसका जो कैटरेक्ट है क्या वो रिमूव हो चुका है, क्या जो फेलो आई है उसकी हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है हमारे पास ईमेट्रोपिया से लेके 2.5 डायोप्टर तक के हाइपरोपिया में है। अगर ये तीनों बातें हैं तो हमने उस पेशेंट को ईमेट्रोपिक ही जो है बनाना है इस सर्जरी के जरिए। अब सेकंड पे हमारे पास प्यूसिडोफेकिक एमेट्रोपिया के हमने कब पेशेंट्स को जो है एमेट्रोपिक बनाना है, तो पहली कंडीशन ये कि जब एक आई में यूनिलैटरल कैटरेक्ट हो, दूसरी आई में कैटरेक्ट ना हो और जस्ट रिफ्रैक्टिव एरर हो, तो उस रिफ्रैक्टिव एरर के साथ मैच कराने के लिए हमने उस पेशेंट को एमेट्रोपिक बनाना होता है ताकि हमारे पास एनिसोकोनिया की कंडीशन को अवॉइड किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सेकंड आई की सर्जरी होगी तो उस आई को दोबारा जो है हमने एमेट्रोपिक बनाना होगा ताकि ये जो आपके पास है इनकी आइज दोबारा से मैच कर सके। फिर भी इन्हें थोड़ी बहुत स्पेक्टिकल करेक्शन या कॉन्टैक्ट लेंस की करेक्शन चाहिए होगी। सेकंड हम इसमें एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं मोनोविजन का, ठीक है, कि अगर आपको पता हो कि दोनों आइज में आपके पास कैटरेक्ट है तो हम वन आई को जो है डिस्टेंस विजन के लिए क्या करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी आई को जो है हम नियर विजन के लिए करेक्ट कर सकते हैं। यानी वन आई में हम जो है वन आई को हम मायोपिक बना सकते हैं, दूसरी आई को हाइपरमेट्रोपिक। तो इससे हमारे पास नियर विजन और जो डिस्टेंस विजन है इन दोनों का मसला हल हो जाएगा, ठीक है। आई को जो मायोपिक बनाते हैं हम वो 2 से 3 डायोप्टर बनाते हैं ताकि हमारे पास जो है नियर विजन जो है वो फुल करेक्ट हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे पास आईओएल एंड नियर विजन है, ठीक है। तो हमारे पास आईओएल का एक ही गोल है, ठीक है, कि एक सिंगल फोकस डिवाइस के जरिए जो है हम जो है नियर और डिस्टेंस विजन जो है अचीव करें। इस पर्पस के लिए हम एक ईमेट्रोपिक आईओएल का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास डिस्टेंस विजन में काम देगा, और हम जो है एडिशनल जो है रीडिंग ग्लासेस और जो है बाइफोकल्स या जो लेंसेज हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज वो हम के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। सेकंड नंबर पे हम ये केस कर सकते हैं पेशेंट के साथ कि उनको थोड़ा सा मायोपिक जो है क्रिएट करें, ठीक है। 0.75 से लेके 1.25 डायोप्टर जो है सिलेंडर उनके अंदर 180 डिग्री में हम जो है उन्हें जो है मायोपिक बनाएं। इससे हमारे पास जो है पेशेंट की विजुअल एक्विटी जो है वो आपके पास 20/40 जो है वो डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए हो जाएगी। थर्ड हमारे पास मोनोविजन अप्रोच है कि हम वन आई को ईमेट्रोपिक बनाए डिस्टेंस विजन के लिए और दूसरी आई को थोड़ा सा मायोपिक बनाए, ठीक है, ताकि वो हमारे पास नियर विजन के लिए काम करे। 2.5 से 3 डायोप्टर तक पेशेंट की आई को जो है मायोपिक बनाया जाता है। 50% से ज़्यादा हमारे पास इसका सेटिस्फैक्शन रेट होता है। फोर्थ पे हमारे पास मल्टीफोकल आईओएल्स है जिसमें हमारे पास डिस्टेंस विजन और जो नियर विजन है दोनों की करेक्शन एक साथ की जाती है। नंबर पे अकोमोडेटिव आईओएल्स है कि इसमें हमारे पास लेंस जो है वो अपनी मूवमेंट शो करता है जिससे आपके पास बिल्कुल नेचुरल लेंस की तरह अकोमोडेशन कॉज होगी। 6 नंबर पे हमारे पास एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विजन आईओएल्स है जो कि आपके पास जो है नियर और डिस्टेंस दोनों विजन को क्या करेक्ट करते हैं और एक इलॉन्गेटेड फोकस आपको क्या मिलेगा। अब हमारे पास मल्टीफोकल आईओएल्स हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स की मल्टीफोकल आईओएल्स जो है प्रेजेंट है, एक रिफ्रैक्टिव और दूसरा हमारे पास डायफ्रैक्टिव प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है। दोनों में जो है हमारे पास आई की एबिलिटी पे क्या डिपेंड कर रहा होता है कि वो हमारे पास कौन सी इमेज को कौन सी लाइट को क्या फोकस कर रहा है और कौन सी लाइट को अनफोकस छोड़ रहा है। तो पहला जो हमारे पास है वो रिफ्रैक्टिव ऑप्टिक्स मल्टीफोकल आईओएल्स है, ठीक है। इनको हमारे पास बुल्स आई डिजाइन भी कहते हैं। इनमें हमारे पास जो है यूजुअली कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट पावर्स की। तो इसमें अब 2 टाइप्स के हमारे पास, पहला तो 2 जोन लेंसेज है कि इसमें हमारे पास एक सेंट्रल जो है वो नियर विजन सेगमेंट होता है, ठीक है, और उसके अराउंड जो है आपके पास डिस्टेंस विजन सेगमेंट होगा। जिस तरह ये आपके पास नियर विजन है और इसके अराउंड जो है आपके पास डिस्टेंस सेगमेंट है। लेकिन इसमें हमारे पास जो मसला आता है वो हमारे पास ब्राइट लाइट के अंदर आता है, ठीक है। जब आपके पास पीपल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो ये डिस्टेंस विजन जो है आपके पास ये हाइड हो रही होती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स के लिए जो हमारे पास ब्राइट लाइट में ज़्यादा फिरते हैं उनके लिए ये जो है इतना काम नहीं करेंगे आपके पास। मुकाबले में अगर हम इस पोर्शन को डिस्टेंस विजन के लिए बना दे और इस पोर्शन को नियर विजन के लिए बना दे तब भी हमारे पास ब्राइट लाइट में जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा तो हमें नियर की चीज़ें जो है विजिबल नहीं होंगी।
सेकंड इसमें हमारे पास जो है वो एनुलस टाइप या बुल्स आई लेंस है, ठीक है। इसमें अब हमारे पास बहुत सारी जो है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, ठीक है। एक रिंग के अराउंड एक अदर जो है रिंग है, ठीक है। ये इसलिए हमारे पास बनाई गई है ताकि हमारे पास डिस्टेंस विजन और जो हमारे पास नियर विजन है उनके अंदर हमारे पास ज़्यादा फर्क ना आए, ताकि आपके पास अगर लाइट ज़्यादा भी हो जाए, प्यूपिल अगर आपके पास कंस्ट्रिक्ट भी हो जाए, तब भी हमारे पास ये इफेक्ट ना हो। लेकिन फिर भी आपके पास जो है एक्सेसिव ब्राइट लाइट में जो है रीडिंग के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि क्लियर जो नियर विजन पोर्शन है वो आपके पास फिर भी ब्लर हो रहा होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए, ठीक है, डायफ्रैक्टिव ऑप्टिक्स मल्टीफोकल आईओएल्स है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डायफ्रैक्टिव रिंग्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास वेव फ्रंट ऑप्टिक्स के फिनोमेना पे जो है काम कर रहा होता है, ठीक है। फ्रंट सर्फेसिस का जो है हमारे पास स्टैंडर्ड कन्वेक्स कर्वेचर का ही होता है, लेकिन हमारे पास जो बैक पोर्शन है उसमें हमारे पास 25 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती है जो कि माइक्रोस्कोपिक स्टेप्स में जो है अरेंज की होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इन स्टेप्स में जो है हमारे पास रिंग्स बनी हुई है जो कि आपके पास डिफरेंट टाइप की जो लाइट रेज है उनको क्या डिफरेंट तरीके से जो है फोकस करके रेटिना पे प्लेस करेगी। हमारे पास जो लाइट होती है यूजुअली वो 82% में से टू मेजर फोकस में क्या डिस्ट्रीब्यूट होती है। 41% जो लाइट है वो फेज में होती है और हमारे पास नियर विजन के लिए काम करती है, और जो हमारे पास 41% अदर फेज में होती है वो हमारे पास डिस्टेंस विजन के लिए काम करती है, और रिमेनिंग 18% जो है वो हमारे पास लॉस्ट हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। इस लेंसेज का फिर हमारे पास फायदा ये होगा कि अगर आपके पास पीपल हमारे पास थोड़ा सा ई सेंट्रिक या डी सेंटर भी हो जाए, तब भी हमारे पास जो लेंस है वो आपके पास थोड़ी बहुत डिस्टेंस और नियर विजन की पावर जो है आपको सप्लाई करेगा। इनके ड्रॉबैक्स हमारे पास ये है कि इंटरमीडिएट विजन जो है आपके पास वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और दूसरा मसला ये है कि ग्लेयर आपके पास बनेगा, क्योंकि ये आपके पास जब रैंडम एरिया से आपके पास लाइट को कैच करेगी, ठीक है, तो उससे हमारे पास ग्लेयर की कंडीशन कॉज होगी एक्सेसिव लाइट की वजह से। तो आपके पास कंट्रास्ट और जो स्कोटोपिक नाइट टाइम विजन है वो भी आपके पास इसमें कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी, क्योंकि जितनी लाइट इंटेंसिटी होगी उसी को जो है उसी की क्लियर इमेज जो है हमारे पास रेटिना क्रिएट करेगी। लेंस लाइट जो है स्प्लिट होती है यूजुअली 60:40 जो है हमारे पास रेशो में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगी डिस्टेंस टू नियर में हमारे पास। इनोवेशंस किए हुए हैं, ठीक है, इन ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए। सबसे पहला तो ये कि हमारे पास इन रिंग्स की जो स्पेसिंग है और हाइट है इनको क्या थोड़ा सा रिड्यूस किया गया ताकि आपके पास पेरिफेरी से ज़्यादा हमारे पास लाइट स्कैटर ना हो। इससे हमारे पास अब ग्लेयर का प्रॉब्लम जो है वो फुली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड ये कि हमारे पास रिंग्स जो है उनके एजेस जो है काफ़ी स्मूथ बनाए गए हैं ताकि वो भी आपके पास ग्लेयर को रिड्यूस करें। एक एडवांसमेंट की हुई है कि हमारे पास जो ऑप्टिक डायफ्रैक्टिव लेंसेज है उनको पार्शियली बनाया गया, यानी डायफ्रैक्टिव रिंग्स जो है वो आपके पास सेंट्रल 3 मिलीमीटर एरिया पे अवेलेबल होगा। पेरिफेरल लेंस जो है वो आपके पास क्लियर होगा, जो कि आपके पास नाइट टाइम विजन के लिए काम करेगा। टेक्निक एपोडाइजेशन की लिखी हुई है कि इन्हीं चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए डायफ्रैक्टिव रिंग्स में हमारे पास ऐसे लेंसेज हैं जो कि आपके पास प्रोग्रेसिवली जो है चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, सेंटर से लेकर पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। उनमें डायफ्रैक्टिव रिंग्स जो है वो कंटिन्यूस जो है उनमें चेंज होता है, ठीक है। चेंज से आपके पास जो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो आपके पास चेंज हो जाता है, जो कि आपके पास इंटरमीडिएट विजन के लिए क्या है बेहतरीन काम करेगा। हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक IFFF प्लस लेंस जो कि आपके पास हाइड्रोफिलिक है, और एक्री DIFF ट्राइफोकल लेंस जो कि आपके पास हाइड्रोफोबिक लेंस है। ओवरऑल जो है डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं, ठीक है, मल्टीफोकल आईओएल्स के। तो पहला तो हमारे पास है कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो आपके पास रिड्यूस होगी, ठीक है। जो आई में लाइट आ रही है वो ऑलमोस्ट हाफ जो है आपको रिसीव होगी। बुल्स आई लेंसेज में आपके पास जो है प्यूपिल साइज का बहुत अहम किरदार है कि प्यूपिल साइज की वजह से आपके पास जो डिस्टेंस और नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास डिफरेंट इंटेंसिटी से आपको नजर आएंगे। प्रोडक्टिव ऑप्टिक्स में आपके पास जो सबसे बड़ा मसला है पेशेंट्स के लिए वो ये है कि आइडियल कंडीशन में भी आपके पास खाली जो है 1/2 लाइट जो है वो आपके पास आई के अंदर इंटर हो रही होती है, जो कि फोकस में होती है। सेकंड हमारे पास रिड्यूस कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, ठीक है, आईओएल्स के साथ, क्योंकि जितनी लाइट अवेलेबल होगी उसी हिसाब से क्या आपके पास कंट्रास्ट होगा, ठीक है। इन लेंसेज में आपके पास स्कैटरिंग का फिनोमेना बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। यूजुअली हमारे पास ब्राइट लाइट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, इन आईओएल इम्प्लांट्स के लिए, वरना डिम लाइट में जो है आपके पास ये सही फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। नंबर पे हमारे पास ऑफ एक्सेस एब्रेशंस है जो कि आपके पास डिसेंटेड आईओएल्स में क्या दिखने को मिलेंगी, ठीक है। हमारे पास कन्वेंशनल आईओएल्स के मुकाबले में मल्टीफोकल्स में ये ज़्यादा होंगे, ठीक है, और ज़्यादातर आपके पास डायफ्रैक्टिव आईओएल्स में ये प्रॉब्लम्स होंगी। फोर्थ हमारे पास परसेप्शन ऑफ रिंग्स अराउंड पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब ये कि पेशेंट को रिंग टाइप अपीयरेंस जो है थोड़ी बहुत क्या है उसका शेडो टाइप क्या आपको नजर आएगा। प्रेजेंट स्टेटस हमारे पास मल्टीफोकल आईओएल्स का यही होगा कि हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को क्या सामने रख के क्या काम करना है। अगर पेशेंट का काम तो हमारे पास ब्राइट लाइट में है, ठीक है, और ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ उसकी नहीं है, तो हम उसको क्या मल्टीफोकस में डायफ्रैक्टिव क्या रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट नाइट टाइम ड्राइविंग वगैरह करता है तो उसमें हमारे पास मल्टीफोकस इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सामने रखते हुए जो है हमने पेशेंट को उसके मुताबिक लेंस प्रिस्क्राइब करनी है। हमारे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी है, वो हमारे पास है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस आईओएल टेक्नोलॉजी में। हमारे पास जो है टेक्निस सिम्फनी के लेंस हैं, ठीक है, जो कि आपके पास करंट मल्टीफोकल आईओएल्स हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विजन जो है ये आपके पास बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। ये किस तरह प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमारे पास एक तो ये कि आपके पास डायफ्रैक्टिव ऑप्टिक डिजाइन होता है जो कि आपके पास जो है लेंथ ऑफ फोकस जो है एक्सटेंडेड आपको क्या प्रोवाइड करेगा। सेकंड इसमें हमारे पास एक क्रोमेटिक टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपके पास क्रोमेटिक एब्रेजन्स को जो है क्लियर कर रही होती है। जितने भी अगर क्रोमेटिक एब्रेजन्स हमारे पास क्लियर हो जाएं, ठीक है, तो आपके पास ये ग्लेयर वगैरह की प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाती है। क्रोमेटिक एब्रेजन खत्म करने की वजह से इसका नाम जो है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस आईओएल जो है रखा गया है। ये हमारे पास एक यूवी ब्लॉकिंग हाइड्रोफोबिक एक्राइलिक मटेरियल से बना होता है जो कि बाय कन्वेक्स वेव फ्रंट पे जो है हमारे पास फिनोमेना पे काम कर रहा होता है। पोस्टीरियर सर्फेस जो है वो हमारे पास एक क्रोमेटिक डायफ्रैक्टिव सर्फेस होगी, ठीक है, 6 मिलीमीटर ऑप्टिक डायमीटर के साथ। हमारे पास 360 डिग्री जो है स्क्वायर एज डिजाइन होता है जो कि सी लूप हैप्टिक्स के हिसाब से
से बना होता है। ओवरऑल IOL डायमीटर जो है आपके पास 13 मिलीमीटर होगा। पावर जो है उसकी 5 से लेकर 34 डायोप्टर तक अवेलेबल होती है 0.5 डायोप्टर इंक्रीमेंट्स में। इसके बाद हमारे पास अकोमोडेटिव IOLs हैं, ठीक है। जिस तरह नॉर्मल आइज हमारे पास अकोमोडेट करती हैं, ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस और नियर विजन दोनों क्लियर्स होती हैं, तो इसी तरह हैप्टिक्स के और फ्लेक्स डिजाइन की बेस पे जो है ऐसे मटेरियल तैयार किए गए हैं कैप्सूल के अंदर, जो कि आपके पास सिली बॉडी की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे आपके पास लेंस को क्या मूवमेंट प्रोवाइड करे। इस मूवमेंट से जो है आपके पास 0.5 से 1 डायोप्टर तक जो अकोमोडेटिव एम्पलीट्यूड है वो आपको क्या है गेन होगा, जो कि आपके पास एक नॉर्मल लेंस से नहीं हासिल हो सकता। 30% जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास 6/9 6/12 विजन तक जो है इसे अचीव करेंगे, और आपके पास नियर विजन में G3 विजन तक जो है अचीव हो सकती है, जो कि आपके पास ड्राइविंग, न्यूज़पेपर रीडिंग और डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए काफ़ी सफिशिएंट होती है। अब ये याद रखें कि ये जो विजन है आपके पास 50+ एज के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब उन्हें अकोमोडेटिव IOLs की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, या अगर एज ज़्यादा नहीं भी है, ठीक है, फिर भी हम यही कंसिडर करेंगे कि उसमें जो विजन इंप्रूवमेंट है वो हमारे पास 6/9 तक मैक्सिमम हो सकती है। और बेनिफिट ये है कि मोनोफोकल लेंसेज की तरह और मल्टीफोकल लेंसेज की तरह इसमें भी हमारे पास वन आई से ही जो है हम उसकी डिस्टेंस और नियर दोनों विजन जो है क्लियर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का लॉस नहीं होगा, कोई कलर डिस्टॉर्शन जो है हमें नजर नहीं आएगी, और कोई हॉलोज वगैरह जो है नाइट टाइम पे नजर नहीं आएंगे। इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से जो है अकोमोडेटिव लेंसेज का यूज़ किया जा सकता है। एक ब्लेंडेड विजन कंसेप्ट भी जो है अकोमोडेटिव IOLs के साथ यूज़ किया जा सकता है कि वन आई को क्या स्लाइटली मायोपिक बना दिया जाए और दूसरी को इमेट्रोपिक, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है डिस्टेंस, नियर और इंटरमीडिएट विजन जो है गुड तरीके से अचीव कर सके, साथ में स्टीरोप्सिस भी मेंटेन हो और साथ में आपके पास नाइट टाइम भी कोई प्रॉब्लम ना हो। IOLs में आपके पास 2 टाइप्स के मॉडल्स हैं, ठीक है। एक सिंगल ऑप्टिक अकोमोडेटिव IOLs है और हमारे पास जो है दूसरा डुअल ऑप्टिक्स अकोमोडेटिव IOLs है। अब सिंगल ऑप्टिक अकोमोडेटिव IOLs में हमारे पास जो है यानी एंटीरियर मूवमेंट की बेस पे जो है आपके पास एकोमोडेशन होगी, ठीक है, और इसकी वजह से आपके पास पावर में एनहेंसमेंट आएगा, ठीक है। सारा फंक्शन जो है आपके पास सिली मसल कॉन्ट्रैक्शन पे जो है डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, और आपके पास विट्रस फ्लूइडिक प्रेशर पे जो है आपके पास डिपेंड कर रहा है, जो कि आपके पास लेंस को फॉरवर्ड पुश करेगा, और साथ में आपके पास जो ज़ोन्यूल की जो टेंशन है वो आपके पास IOL हैप्टिक्स को जो है चेंज करके उसमें मूवमेंट काज करती है। अब ये हमारे पास जो मूवमेंट है 0.6 मिलीमीटर जो है मूवमेंट आपके पास फ्रंट साइड पे, एंटीरियर साइड पे, वो आपके पास 1 डायोप्टर की अकोमोडेशन जो है काज करेगी इस वर्टिकल प्लेन पे। इसी मैकेनिज्म को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास 3 टाइप्स के लेंस हैं, क्रिस्टल लेंस है, मेडिनियम स्मार्ट IOL और कैलमन टेट्राफ्लेक्स IOL है। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास क्रिस्टल लेंस HD बॉस्क एंड लॉन्ग का, ठीक है, जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक है। 4.5 mm जो है इसकी एस्फेरिक ऑप्टिक IOL लेंथ है, ठीक है। उसमें हमारे पास लॉन्ग हिंज जो है प्लेट डिजाइन हैप्टिक्स होती है, ठीक है, और यही आपके पास जो है अकोमोडेशन में उनके साथ हेल्प करेगी, और इसकी सारी अकोमोडेशन जो है आपके पास वो डिपेंड कर रही होती है सिली मसल कॉन्ट्रैक्शन पे, ठीक है। 1.5 डायोप्टर तक आपके पास नियर विजन में जो है हेल्प कर सकता है, लेकिन हमारे पास एज के साथ जो है सिली मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है थोड़ी बहुत डिफेक्टिव हो सकती है, तो शायद ये केस हो कि एक पेशेंट को जो है रीडिंग ग्लासेस भी एडिशनली रिक्वायर्ड हो। सेकंड इसमें हमारे पास मेडिनियम स्मार्ट IOL लेंस है, ठीक है। ये हमारे पास एक थर्मोप्लास्टिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एक्राइलिक मटेरियल होगा जो, और साथ में हमारे पास कुछ केमिकली बॉन्डिंग वैक्स जो है एक्राइलिक पॉलीमर के साथ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसे स्मार्ट मटेरियल कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपके पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती है, लेकिन हमारे पास सेमी सॉफ्ट जो है जेलिनियस पॉलीमर बन जाती है जब आपके पास आई के अंदर क्या प्रेजेंट हो, ठीक है। थर्ड हमारे पास इसमें कैलन टेट्राफ्लेक्स IOL है, ठीक है, जो कि हमारे पास 5.75 मिलीमीटर ऑप्टिक और डिजाइन से बना होता है, ठीक है, और आपके पास जो है 2 मिलीमीटर इंसिजन के साथ इंसर्ट किया जाता है। ये पॉलीहीमा मटेरियल से बना होता है, जिसमें हमारे पास 26% वाटर होता है, बिल्कुल नेचुरली लेंस के साथ आपके पास कंपेरेबल होता है। इसमें कोई हिंजेस वगैरह नहीं होती, ठीक है, और ये आपके पास कैप्सूलर बैग से थोड़ा सा अवे भी लगाया जाता है। एकोमोडेशन होगी वो हमारे पास पॉजिटिव विट्रस प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। इसकी जो हैप्टिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो आपके पास पूरे कैप्सूलर बैग को क्या फॉरवर्ड किया जब मूव कराती है, तब आपके पास लेंस जो है फॉरवर्ड मूव होता है और आपके पास एकोमोडेशन में हेल्प करता है। इसके लिए आपके पास कोई एट्रोपिनाइजेशन टेक्निक वगैरह की जरूरत नहीं होती। सेकंड इसमें अब हमारे पास जो है वो डुअल ऑप्टिक्स अकोमोडेटिव IOLs है। इसमें हमारे पास एक हाई प्लस एंटीरियर लेंस प्लेस किया जाता है और एक माइनस पोस्टीरियर लेंस जो है प्लेस किया जाता है, जिनको आपस में सेपरेट किया जाता है, ठीक है, स्प्रिंग लाइक हैप्टिक्स के जरिए। नॉन अकोमोडेटिव फेज में आपके पास कैप्सूलर बैग में टेंशन रहेगी और जोन्यूल्स जो है वो आपस में बिल्कुल क्लोज रहेंगे, और उसकी जो स्प्रिंग हैप्टिक्स है वो आपके पास कोलैप्स शेप में होगी, जिसकी वजह से इसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही अकोमोडेटिव एफर्ट दिखाएगा, जोन्यूल्स हमारे पास रिलैक्स होंगे और कैप्सूलर बैग एक्सपेंड होगा जिस तरह नेचुरल लेंस में होता है, और एक काइनेटिक एनर्जी जो है फॉरवर्ड तरफ आपके पास नजर आएगी। इसकी वजह से आपके पास एंटीरियर प्लस लेंस जो है वो फॉरवर्ड मूव होगा आपके पास, ठीक है, और आपके पास एक हाई ऑप्टिकल पावर देगा, जिससे आपके पास अकोमोडेशन काज होगी। इन लेंसेज में हमारे पास जो डिराइव हुआ है वो विजियोजेन सिंक्रोनी IOL, ठीक है, हमारे पास सबसे फर्स्ट डुअल ऑप्टिक अकोमोडेटिंग IOL था। के पास हेल्महोल्ट्ज की थ्योरी पे क्या पूरा उतर रहा था। आजकल इसमें जो लेटेस्ट जनरेशन के है वो सिलिकॉन के हमारे पास सिंगल पीस डिजाइन भी अवेलेबल है। जब ये सिली मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जोन्यूल्स और कैप्सूलर बैग जो है रिलैक्स करते हैं। ये अकोमोडेशन का फिनोमेना है, यानी ये जो लेंस है वो आपके पास फॉरवर्ड मूव होगा। एक स्मॉल डायोप्टर 4.5 mm का जो कैप्सूलर एक्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है इस फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, ठीक है, जो कि 5 मिलीमीटर डायमीटर कैप्सूलर बैग के अंदर होगा। एक इंजेक्टर सिस्टम जो है लेंसेज की जो है इंसर्शन के लिए चाहिए होता है 3.5 mm की इंसिशन क्रिएट करने के बाद। आजकल के जो अकोमोडेटिव IOLs हैं वो आपके पास 0.5 से 1.25 डायोप्टर तक की अकोमोडेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी जो रेटिनल इमेज क्वालिटी है वो आपके पास मल्टीफोकल लेंसेज से बेहतर होती है, इसलिए फ्यूचर में प्रेसबायोपिया के लिए क्या इन लेंसेज का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब हमारे पास ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ IOL स्पेक्टिकल कॉम्बिनेशंस हैं।
बहुत सारे पेशेंट्स में आईओएल की सर्जरी के बाद भी स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत होती है और ये हमारे पास 2 रीज़न्स की वजह से होती है। फर्स्ट हमारे पास ये है कि आईओएल पावर की मदद से काफ़ी ज़्यादा जो है हमने जो रिफ्रैक्शन का एरर है वो ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ एमेट्रोपी हमारे पास रह जाता है। और सेकंड हमारे पास ये है कि एस्टिग्मेटिक एरर जो है इंड्यूस होता है हमारे पास कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, उसके लिए हमारे पास ग्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस आईओएल की इम्प्लांटेशन के बाद जो स्पेक्टिकल्स हम लगाते हैं उनका हमारे पास इमेज मैग्निफिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है। ये हमारे पास गैलीलियन टेलीस्कोप प्रिंसिपल से पता चलता है कि अगर हमारे पास आईओएल इम्प्लांटेड आई जो है वो हाइपरोपिक हो, तो हमने ये देखा है कि हर डायोप्टर जो हम स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं उससे हमारे पास फर्दर जो है हमारे पास रेटिनल इमेज है वो मैग्नीफाई हो जाती है 2% तक। सेम इसके ऑपोजिट है हमारे पास कि मायोपिक केस में हमारे पास जो है वो इमेज मैग्निफिकेशन 2% तक जो है डिक्रीज हो जाती है। अब एप्लीकेशन है हमारे पास आईओएल स्पेक्टिकल कॉम्बिनेशन की, तो हमारे पास ये जो गैलीलियन टेलीस्कोप प्रिंसिपल है ये यूज़ किया जाता है ताकि हम इमेज मैग्निफिकेशन जो है उसको क्या सॉल्व कर सकें और हमारे पास जो एनिसिकोनिया का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। कुछ नोमोग्राम्स और इकोनोमेट्रिक मेजरमेंट्स की मदद से हम जो है एनिसिकोनिया की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं और फिर जो हमारे पास एमेट्रोपिया होगा उसको हम क्या स्पेक्टिकल लेंस की मदद से सॉल्व कर लेंगे। ये है कि यूनिलेटरल जो हमारे पास आईओएल इम्प्लांटेशन होती है उन केसेस में हम जो है उनको इसे कोनिक जो है डिस्टेंस विजन के लिए क्या बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम रहेगा कि नियर विजन में भी हमारे पास उन्हें प्रॉब्लम रहेगा। नियर एडिशन में उनको जो है इमेज मैग्निफिकेशन क्या है एक आई में थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि आईओएल इम्प्लांटेड आई में हमारे पास जो है अकोमोडेशन होगी नहीं और फेक आई जो है वो हमारे पास अकोमोडेट करेगा, जिसकी वजह से आपके पास एनिसोकोनिया जो है नियर वर्क में आपको दिखेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ फेक आई में जिसमें लेंस प्रेजेंट है उसमें सिर्फ हमने रीडिंग एडिशन जो है वो प्रिस्क्राइब करना होता है। अब हमारे पास ऑप्टिकल रिजल्ट्स हैं आईओएल इम्प्लांटेशन के, तो हमारे पास इनमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज और स्पेक्टिकल से बेहतर होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन जरूरी है। पहला जो है हमारे पास रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर आफ्टर आईओएल इम्प्लांटेशन, तो ये हमारे पास कभी ना कभी सबसे पहला हमारे पास रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर आफ्टर आईओएल इम्प्लांटेशन, तो ये हमारे पास अक्सर जो है रह जाता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें होती है वो हमारे पास कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म की होती है, जो कि आपके पास सर्जरी के बाद होता है, ठीक है। लेकिन इसको हल करने के लिए हम जो है एक माइक्रो इंसेशन टेक्निक जो है यूज़ कर सकते हैं कि कट हमारे पास जितना माइन्यूट होगा उतने हमारे पास चांसेस जो है एस्टिग्मेटिज्म के वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास टॉरिक आईओएल्स भी जो है एस्टिग्मेटिज्म की करेक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास आईओएल्स एंड एनिसिकोनिया है, ठीक है। एनिसिकोनिया पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों आइज का जब इमेज डिफरेंस आपके पास 5% से ज़्यादा हो आपके पास, ठीक है, 10% से ज़्यादा हो यूजुअली। एनिसिकोनिया में हमारे पास 4% मैग्निफिकेशन और 6% मैग्निफिकेशन जो है हमने आईओएल इम्प्लांटेड आइज में देखा है, ठीक है, जो कि सिंगल आपके पास आईओएल इम्प्लांट जिन पेशेंट्स में हुए हैं। टॉलरेंस इसकी हमारे पास 5 से 8% तक क्या अगर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन है दोनों आइज के बीच में तो वो टॉलरेबल है। दोनों आइज की जो हमारे दरमियान फ्यूजन है, ठीक है, वो आपके पास पेनम्स एरिया की विड्थ पे क्या डिपेंड कर रही होती है। जितना आपके पास दोनों आइज जो है एक दूसरे के साथ जो है मिल के जो आपके पास स्टेरॉप्सिस प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास 5 से 8% के बीच में टॉलरेबल है। इससे ज़्यादा होगा आपके पास तो वो हमारे पास एनिसिकोनिया की कंडीशन काज करेगा। इधर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे पास जो लेसर डिग्री का जो एनिसिकोनिया होता है 2% या लेस का, वो हमारे पास ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, ठीक है। जो लार्जर एनिसिकोनिया वो भी आपके पास डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन उसकी बर्दाश्त जो है पेशेंट के लिए पॉसिबल है तब जब हमारे पास उसका एक्सपोजर जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो ये तो एक किताबी बात हो गई, लेकिन हमारे पास लार्जर डिग्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा अनटॉलरेबल होता है। जब पेशेंट स्टेप्स वगैरह चढ़ता है तो उसे स्टेप्स वगैरह की समझ नहीं आती, ठीक है। थर्ड हमारे पास आईओएल्स एंड स्टेरॉप्सिस है, ठीक है, कि हमारे पास जो जितना ज़्यादा एनिसिकोनिया होगा उतना आपके पास स्टेरॉप्सिस जो है वो कम होगा, ठीक है। यानी जो आपके पास 3 डायमेंशनल विजन है वो आपके पास कम होगी। दोनों आइज़ की जो मिला के इमेज को फ्यूज़ करने की एबिलिटी वो हमारे पास कम होगी। ये स्टडीज़ जो हैं शोन की हुई हैं, इसमें भी यही बात है कि हमारे पास जो एनिसोकिनिया पेशेंट्स हैं उसमें स्टेरॉप्सिस हमारे पास कम होगा। फोर्थ पे हमारे पास आईओएल इम्प्लांटेशन इन चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना फेमस मेथड नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है। उन वजूहत में हमारे पास ये है कि यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल कैटरेक्ट है। हमारे पास कैटरेक्ट कौन सी टाइप का है, ठीक है, 1 आई में या डबल आई में है, ठीक है। हमारे पास टाइम ऑफ सर्जरी हम कौन सा टाइम क्या सिलेक्ट करें सर्जरी का, और प्रिवेंटिंग एम्ब्लायोपिया हमने एम्ब्लायोपिया को किस तरह ट्रीट किया या प्रिवेंट किया, पावर क्या इनकी कैलकुलेट करना हमारे पास डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो है वो कोऑपरेटिव नहीं होता, छोटा होता है। जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस है वो भी हमारे पास ग्रोथ के साथ क्या चेंज होता रहता है। और पोस्टीरियर चैम्बर ओपेसिफिकेशन पीसीओ के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस है उनके चांसेस हमारे पास चिल्ड्रन में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आईओएल इम्प्लांटेशन जो है बच्चों में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती। तो इसी के लिए क्या कुछ हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं कि क्या जब भी चाइल्डहुड की क्या सर्जरी करनी पड़ जाए कैटरेक्ट की, तो उसमें हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला हमने ये है कि सर्जरी उसकी जितनी अर्ली पॉसिबल हो जाए वो हमने कर लेनी है। लेट्स से क्या 6 वीक्स ऑफ बर्थ के बीच में ही जो है अगर हमने पेशेंट बच्चे की सर्जरी कर ली तो वो हमारे पास एम्ब्लायोपिया को होने से बचा सकता है। सर्जरी ऑफ चॉइस जो है हमारे पास लेंस एस्पिरेशन विद प्राइमरी पोस्टीरियर कैप्सुलर एक्सेस, ठीक है, विद और विदाउट एंटीरियर विट्रेक्टमी। तो इसी सर्जरी को जो है हमने सिर्फ पेशेंट्स में परफॉर्म करना है। थर्ड पे हमारे पास करेक्शन ऑफ पीडियाट्रिक एफ किया, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम क्या ये कर सकते हैं कि जो 2 ईयर्स से अबव है उनके अंदर हम पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल जो है वो सर्जरी के दौरान प्लेस कर सकते हैं। जो 2 ईयर से स्मॉल एज के हैं हम उन्हें एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहना सकते हैं, लेकिन उसके भी हमारे पास डिसएडवांटेजेस इनमें अपनी जगह होंगी। प्रैक्टिकल्स भी वेयर कर सकते हैं अगर बायलैटरल कैटरेक्ट्स है हमारे पास। बाद में जो है सेकेंडरी आईओएल इम्प्लांटेशन को जो है कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सर्जन्स की हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है कैटरेक्ट को रिमूव कर लेना है, क्योंकि उनकी जो ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ कंप्लाइंस है वो बहुत ज़्यादा कम है।
अब जो पेट्रियाटिक आईओएल का जो साइज डिज़ाइन है, पावर है, वो भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एज के साथ क्या ग्रोथ ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेम क्या हमारी जो नेचुरल लेंस है वो भी ग्रो होता है, तो उसमें हमें क्या यूवीएल रिएक्शंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। साइज़ हमारे पास आईओएल का जो है 2 ईयर से अबव बच्चे के लिए, ठीक है, 12 से 12.75 मिलीमीटर का डायमीटर उसका होना चाहिए, ठीक है, इन द बैग इम्प्लांटेशन के लिए। डिज़ाइन हमारे पास क्या फोल्डेबल आईओएल होना चाहिए, हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्राइलिक मटेरियल का होना चाहिए, जो कि हमारे पास मूवमेंट ज़्यादा ना करे, ठीक है। आपके पास अब पावर ऑफ आईओएल जो है सर्जन्स इस प्रोसीजर के जरिए सेलेक्ट करते हैं कि 8 ईयर से अगर ज़्यादा है तो इमेट्रोपिक रखना है, ठीक है। अगर 2 से 8 ईयर्स के बीच में होता है तो 10% अंडर करेक्शन रखनी है, ठीक है। हमने जो बायोमेट्रिक पावर कैलकुलेट हो उस हिसाब से। अगर 2 ईयर से छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसके हमने 20% जो है अंडर करेक्शन रखनी है बायोमेट्रिक रीडिंग्स के हिसाब से। सर्जन जो है डेहन एट एल का जो है एक्सियल लेंथ के हिसाब से जो अप्रोच रखते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि 17 मिलीमीटर के लिए 28, और इसी तरह अगर 24 मिलीमीटर से आपके पास ज़्यादा है तो फिर एक्सियल लेंथ -1 डायोप्टर आपके पास प्रोटोकॉल जो है ये फॉलो करते हैं। इसी तरह अंडर करेक्शन का जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो 0 से 3 मंथ के लिए 35% अंडर करेक्शन, और इसी तरह 6 ईयर से ज़्यादा है तो हमारे पास 5% अंडर करेक्शन रखनी होती है। फिर पे हमारे पास एम्ब्लायोपिया है, इसकी प्रिवेंशन और इसकी ट्रीटमेंट पे जो है अपने बच्चे को जो है स्ट्रेस करना है, ठीक है। इनके पेरेंट्स को जो है हमने स्ट्रिक्टली इस चीज़ों को उन पे फॉलो करवाना है, जो भी उसके हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं। 5th नंबर पे लास्ट में हमारे पास आईओएल इम्प्लांटेशन का मैक्युलर डिजनरेशन में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रोल जो है हमें देखने को मिला है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स से भी उसमें हमारे पास सेंट्रल स्कोटोमा विजिबल होता है, और हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस इतने हाई नंबर के पेन पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए जो हमारे पास जो आईओएल्स हैं वही हमारे पास इसके अंदर जो डेंस मैक्युलर स्कोटोमा जैसी कंडीशन में भी क्या इंप्रूवमेंट क्या हमें नजर आती है, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में। और उन पेशेंट्स को जो है हमने नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए देखा है, तो इसलिए आईओएल्स का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होगा ऐसे सीरियस डिजीज़ में। अब हमारे पास ऑप्टिक्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, आईओएल्स की। सबसे पहले हमारे पास जो है पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्रैक्टिव एरर, तो बार बार क्या हम ये डिस्कस कर चुके, ठीक है। यूजुअली इसमें हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव मायोपिया देखा जा सकता है, या अंडर पावर लेंस की वजह से हाइपरमेट्रोपिया देखा जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास ज़्यादा जो है पेशेंट को तंग करता है, ठीक है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को इमेट्रोपिक बनाए या हम थोड़ा सा मायोपिक बनाए। थोड़ा सा मायोपिक बनाना बेहतर भी है, क्योंकि अगर पेशेंट की एज हमारे पास 40 ईयर से ज़्यादा है तो 1 डायोप्टर तक अगर पेशेंट को मायोपिक बनाते हैं तो वो उसकी नियर रीडिंग में भी हमारे लिए उनको क्या कंफर्ट क्या प्रोवाइड करता है। कुछ रीजन है जिनकी वजह से हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव एरर्स जो हैं वो आईओएल इम्प्लांटेशन के बाद देखे जा सकते हैं। उसमें हमारे पास ये कि बायोमेट्री से जो एक्सियल लेंथ या कैरोटोमेट्री रीडिंग्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास उनमें कुछ एरर था। लेंस की पैकेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास कोई डिफेक्ट था। लेंस की जो पावर है वो हमारे पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से डिफरेंट थी, और हमारे पास एक इफेक्टिव पावर डिफरेंस जो है 1 डायोप्टर तक का या ज़्यादा आपके पास के कंपनीज के बीच में देखा जा सकता है, तो ये भी हमारे पास रेयर ही होता है। मिस लेवलिंग ऑफ लेंसेज, ये भी हमारे पास एक रेयर केस है। सर्जन फैक्टर जो है, अगर सर्जन ने क्या सही तरीके से सर्जरी परफॉर्म नहीं की तो ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सेकंड पे हमारे पास इम्प्लांट टिल्ट एंड एस्टिग्मेटिज्म है, कि हमारे पास जो टिल्टिंग है, ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर की, वो हमारे पास एक कॉमन मसला है, लेकिन इससे हमारे पास जो एस्टिग्मेटिज्म है वो बहुत ही लो डिग्री का क्या कॉज होगा आपके पास, ठीक है। 4 to 5 डिग्री टिल्ट जो है हमारे पास यूजुअली जो है एवरेज पे हमारे पास टिल्ट हो जाता है, ठीक है। 10 डिग्री टिल्ट हमारे पास एक 20 डायोप्टर के लेंस में हो तो हमारे पास 0.5 डायोप्टर का एस्टिग्मेटिज्म क्या कॉज करेगी। तो टिल्टिंग से हमारे पास बहुत ही कम लेवल का आपके पास एस्टिग्मेटिज्म कॉज होता है, लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास टिल्टिंग भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास इम्प्लांट डिसेंट्रेशन एंड मेल पोजीशन के हमारे पास लेंस अगर थोड़ा सा हमारे पास डिसेंटर्ड हो जाए, ठीक है, तो प्रेंटिस रूल्स के हिसाब से हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है, ठीक है, प्रिज्म पावर के लिए P इक्वल टू DF। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास 20 डायोप्टर के लेंस को 3 मिलीमीटर अगर हमने चेंज कर दिया है, ठीक है, तो इस फार्मूले के हिसाब से 6 प्रिज्म डायोप्टर आपके पास जो है चेंज किया नजर आएगा, ठीक है। इमेज आपके पास डिसेंटर्ड बनेगी। जो माइल्ड डिसेंट्रेशन है वो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक रहती है, उनका हमारे पास इतना काज नहीं है, लेकिन हमारे पास जब ज्यादा हो जाए तो हमारे पास पेशेंट जो है वो ग्लेयर की कंप्लेन करेगा, या डबल विजन की, या उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो हमारे पास डिक्रीज नजर आएगी। पर वर्टिकल मेरिडियम में आपके पास क्या लेंस डिसेंटर्ड हो जाए तो पुअर विजुअल रिजल्ट्स, और हमारे पास पेशेंट उसको सही टॉलरेट नहीं कर पाता, हमारे पास वर्टिकल डिप्लोपिया की कंडीशन कॉज हो जाती है। रिफ्रैक्शन के दौरान अगर क्या कुछ स्फेरिकल एरर्स जो है प्रैक्टिशनर से रह गया है, ठीक है, तो उससे भी हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास मेल पोजीशनिंग देखी जा सकती है। 4th नंबर पे हमारे पास एज इफेक्ट है, ठीक है, कि हमारे पास इंटीरियर चैम्बर का जो आईओएल होगा, ठीक है, वो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर फ्लेयर क्या कॉज करता है। लाइट हमारे पास लेंस के साइड से रिफ्लेक्ट होते हुए जो है रेटिना पे डायरेक्ट होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज होती है। जब लेंस हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर में होगा, ठीक है, यानी पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल इम्प्लांटेशन के दौरान, या अगर आपके पास लेंस डिसेंटर्ड हो या उसकी हमारे पास सिमेट्री जो है पीपल की वो उसके साथ अकॉर्डिंगली ना हो, तब हमारे पास क्लियर और मोनोकुलर मल्टीओपिया जो है देखने को मिल सकता है। नंबर पे हमारे पास पोजीशनिंग होल्स इफेक्ट है, कि हमारे पास कुछ होल्स होंगे लेंस के अंदर, जो कि आपके पास अगर पिपलरी अपर्चर के साथ अगर थोड़े से हमारे पास डिसेंटर्ड हो लेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, या पीपल की एसिमेट्री की वजह से, तो वो लेंस जो है हमारे पास रेटिना पे डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं। उसकी पहली वजह तो यही है कि आपके पास जो ओपनिंग होल है वो डायरेक्टली जो है विदाउट फोकसिंग जो है आपके पास रेटिना पे फोकस हो रहा होता है। और सेकंड हमारे पास इसकी ये कॉज हो सकती है कि आपके पास जो एज ऑफ द होल है वो इफेक्टिवली जो है स्प्रेड हो और आपके पास डायफ्रैक्शन का फिनोमेना हो, जिससे आपके पास रेटिनल इमेज पे आपके पास थोड़ी सी जो है इमेज जो है डिस्टर्ब हमें नजर आएगी। लूप इफेक्ट्स जो है हमारे पास एक क्लियर हैप्टिक्स वन पीस आईओएल में क्या देखने को मिल सकते हैं, अगर हमारे पास पीपल जो है वो डिसेंटर्ड हो जाए, ठीक है, या इसकी सर्जरी के अकॉर्डिंग ना हो हमारे पास, तो वो भी हमारे पास रेटिनल इमेज को डिग्रेड करेगा और हमारे पास क्लियर नजर आएगा, जबकि पेशेंट को जब वो सनलाइट
लाइट की तरफ एक्सपोज होगा। नंबर पे हमारे पास रिफ्लेक्शंस है, ठीक है, IOL के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो IOL का फ्रंट है वो हमारे पास एक्वेस को फेस कर रहा होता है, ठीक है, और उसकी इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन काफी हाई होती है, जिस वजह से हमारे पास रिफ्लेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास उससे पहले कॉर्निया होता है जिसका एक्वेस के साथ जो है हमारे पास इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन मैच कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शंस देखने को नहीं मिलती। डिस्फोटोप्सिया के आपके पास एब्नॉर्मल लाइट रिफ्लेक्सेस जो है वो पेशेंट को क्या नजर आए, ठीक है, तो ये पिस्टोडोफेकिक आइज में एक सेंसेशन होती है जो कि बहुत सारे फिनोमेना जो भी हमने डिस्कस किए इनकी वजह से हो सकती है, एज ग्लेयर की वजह से, सरफेस रिफ्लेक्शंस की वजह से, पोजिशनिंग होल्स इफेक्ट्स की वजह से और लूप इफेक्ट की वजह से, इन सारों की वजह से आपके पास डिस्फोटोप्सिया जैसी कंडीशन जो है वो आपके पास IOL इम्प्लांटेड पेशेंट्स में देखी जा सकती है। तो गाइस अब हमारे पास IOL पावर कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, तो अभी हम जो है कुछ पुराने मेथड्स जो हमारे पास पास्ट में यूज़ होते थे उनको देखेंगे। IOL पावर की कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाय मिस्टेक हमारे पास ये गलत हो गई तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, जिस तरह के लेंस की रिप्लेसमेंट, रिमूवल, ठीक है, दोबारा से एक और सर्जरी के परफॉर्म करना, या इसके अलावा अगर वो सर्जरी नहीं करता तो ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज हमें जो है पेशेंट को फिर से प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे और एक पेशेंट के लिए पूरी मुसीबत होगी। इसीलिए क्या है, IOL पावर की कैलकुलेशन जो है इसको बहुत ही एक्यूरेटली जो है परफॉर्म करना होता है। हर पेशेंट के लिए क्या है, इसको सेपरेटली क्या है आजकल परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, एक्सियल लेंथ वगैरह जो है मेजर की जाती है। लेकिन पास्ट में हमारे पास ये अप्रोचेज नहीं थी, तो उस वक्त जो हमारे पास मेथड्स यूज़ होते थे 1980 में एक फिनोमेना यूज़ होता था, उससे गेस वर्क कहते थे, कि जो प्रीवियस हमारे पास रिफ्रैक्टिव स्टेटस था उसी की बेस पे हमारे पास रिजल्ट्स क्या लेके IOL इम्प्लांट किया जाता था। ये मेथड हमारे पास एक्यूरेट नहीं था, ठीक है, और हमारे पास इसके रिजल्ट्स जो थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। उनमें जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते थे, ठीक है, इनमें तो हमारे पास IDM लेंसेज थे, ठीक है, स्टैंडर्ड लेंस थे और इमेट्रोपिया लेंस थे। ये आजकल यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी इनको डिस्क्राइब करना इनकी हिस्ट्री की वजह से ज़रूरी है। हमारे पास IDM लेंसेज है, ठीक है, IDM लेंसेज भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास सेम आएगी। यानी ऐसे लेंस प्रिस्क्राइब करना कि आपके पास जो प्री रिफ्रैक्शन के वक्त थे वो आपके पास IOL इम्प्लांटेशन के बाद भी वही पावर हमने जो है पेशेंट को एडजस्ट करानी होती है। ये उन पेशेंट्स के लिए होता था जो हमारे पास कैटरेक्ट से पहले जो है इमेट्रोपिक थे। गेर्नेट एंड ज़ोर्केंडोर्फर जो है एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस बात की ये तस्दीक की कि हमारे पास नेचुरल लेंस की जो पावर है वो 23.70 डायोप्टर है। इसी की बेस पे इन्होंने अपनी सारा जो है गेस वर्क का अप्रोच किया, ठीक है, IDM लेंसेज के लिए। जो लेंस है, ठीक है, वो हमारे पास 6 मिलीमीटर जो है बिहाइंड पड़ा होता है कॉर्नियल एपेक्स के। हमारे पास अब जो पोस्टीरियर चैम्बर में लेंस लगाते हैं वो हमारे पास ज़्यादा दूर है, ठीक है, इसलिए क्या इन पैरेलल रेस को फोकस कराने के लिए रेटिना पे इसकी पावर थोड़ी सी नेचुरल लेंस से हमें वीक रखनी होगी। इसी पर्पस के लिए जो है ये 20 डायोप्टर का आर्टिफिशियल लेंस जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर में क्या इंसर्ट करते हैं। मुख्तलिफ टाइप्स के जो हमारे पास क्या IDM लेंसेज यूज़ होते हैं, ठीक है, एंगल सपोर्टेड लेंसेज है और इनकी पावर्स लिखी हुई, आइरिस क्लिप लेंसेज और ये सारे पोस्टीरियर चैम्बर के लेंसेज हैं, इनकी पावर वगैरह लिखी हुई है। इस IDM लेंसेज की सबसे बड़ी जो हमारे पास लिमिटेशन है वो ये है कि ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर को रिस्टोर तो करता है, ठीक है, कैटरेक्ट को रिमूव तो करेगा और हमारे पास वही जो है आपके पास रीडिंग्स प्रोवाइड करेगा सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब आपके पास नेचुरल लेंस की पावर जो है हमारे पास 23.70 डायोप्टर ही हो। हमारे पास अक्सर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जिस तरह के कॉर्नियल कर्वेचर, लेंस, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर डेप्थ, एक्सियल लेंथ और इन सारे फैक्टर्स की बुनियाद पे हमारे पास कोई फैक्टर ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है और फिर भी हमारे पास पेशेंट जो है वो इमेट्रोपिक हो सकता है। इसलिए ये फार्मूला हमारे पास बेकार है। 2 डायोप्टर तक की डिविजन हमारे पास कॉमन है और 3 डायोप्टर की थोड़ी बहुत रेयर है, लेकिन ये भी हमारे पास कॉमन है। प्रेजेंट यूज में हमारे पास इनमें कोई भी टेक्निक नहीं है। सेकंड पे हमारे पास स्टैंडर्ड लेंस है। स्टैंडर्ड लेंस वो लेंस होता है जो कि हमारे पास IDM लेंसेज से 2 डायोप्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जाता है और इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास जो पिस्टोडोफेकिक आई है उसको 1.5 डायोप्टर जो है मायोपिक बना दिया जाए। 80% जो आइज होती है हमारे पास उनका 1 डायोप्टर से कम का हमारे पास नियर साइड या फार साइड का मसला होता है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारे पास, ये जो मेथड होगा ये हमारे पास 80% के लिए क्या करेक्ट होगा, ठीक है। अगर करेक्ट नहीं भी है तो इनकरेक्ट इसे नहीं कहा जा सकता मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा इमेट्रोपिक पेशेंट्स में जो है हमारे पास डिस्टेंस और नियर विजन में ये बैलेंस रखने में भी हेल्प करेगा। इसीलिए इन लेंसेज को बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता था और इनका नाम जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड लेंसेज रखा गया था। 80% तक के लिए तो हमारे पास ये काम करेगा, लेकिन सारे पेशेंट्स के लिए हम इन्हें फिर भी यूज़ नहीं कर सकते। ये इन लेंसेज की क्या पावर दी गई है। थर्ड हमारे पास इसमें इमेट्रोपिया लेंस था, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या किया जाता था कि दोबारा इमेट्रोपिक स्टेटस जो है पेशेंट का वो रीगेन किया जाता था। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता था, ठीक है। वो फार्मूला हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक या मायोपिक पेशेंट्स के हिसाब से होता था कि लेट्स से अगर हमने इमेट्रोपिया लेंस जो है हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स में फिट करना है तो उसके लिए हमने IDM लेंसेज को जो है प्लस करना है, ठीक है, और साथ में ब्रैकेट में हमने किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, प्री ऑपरेटिव रिफ्रैक्टिव एरर और क्रॉस हमारे पास 1.25, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी। इसी तरह हमने क्या मायोपिक पेशेंट्स के लिए IDM लेंसेज माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर प्री ऑपरेटिव रिफ्रैक्टिव एरर क्रॉस 1.25 थर्ड के लिए जो है बहुत ही बारीकी से जो है हिस्ट्री ली जाती थी, ठीक है, कौन सी ग्लासेस और कौन से मॉड्यूल्स जो है पेशेंट पहले यूज़ करता रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह पहले बताया IDM लेंसेज में हमारे पास 2 से 3 डायोप्टर की जो डेविएशन है वो बिल्कुल कॉमन है हमारे पास। इसी वजह से हमारे पास इनके अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स देखे जा सकते हैं। 2 से 3 डायोप्टर का एरर जो है आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा एरर समझा जाता है। तो इसी वजह से आजकल ये मेथड्स जो हैं ये हमारे पास यूज़ में नहीं है, लेकिन इनकी क्या हिस्टोरिक बैकग्राउंड की वजह से इन्हें यहाँ बयान करना ज़रूरी था।